अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? अच्छा जी, आज का टॉपिक पहले मैं थोड़ा-सा आपको उसके बारे में बता देता हूँ। अ, आप लोगों ने हंटिंग सीख ली है, सोर्सिंग कर ली है, उसकी सारी निटी-ग्रिटी डिटेल्स को देख लिया है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम कर लिया है। अब करते-कराते लॉन्च भी आपने कर लिया है। अब लॉन्च के बाद आप इस स्टेज पे आ गए हैं कि आपकी प्रोडक्ट रैंक हो गई है और अब आपने उसको मेंटेन करना है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, इसकी तरफ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि रनिंग प्रोडक्ट को कैसे मॉनिटर करना है। मतलब अभी काफ़ी लोग तो रिपोर्टिंग के कंसेप्ट से वाकिफ़ ही नहीं है। ठीक है, वो जो ट्रिपल वन ग्रुप है उसमें बैठ के रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन जैसे ही इनके पास अपने क्लाइंट्स का काम आता है ना, तो आई सी अ मेजॉरिटी ऑफ फ्रीलांसर्स जो कि कोई रिपोर्टिंग ट्रैकिंग नहीं करते, व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग। मैं अभी डिस्कस करते हैं हम कि क्यों रिपोर्टिंग करनी है, क्यों ज़रूरी है और कैसी रिपोर्टिंग करनी है। तो उसमें ये ठीक है यार, मल्टीपल गवाही थोड़ी आ गई हैं। चलिए, थैंक यू। तो उसमें ये जानना, इस चीज़ को समझना कि रनिंग प्रोडक्ट, अच्छा रनिंग प्रोडक्ट में अब हम द बेस्ट सिनेरियो की बात कर रहे हैं ना, डेफिनिटली आपकी पीपीसी स्टक है तो हमने पीछे पीपीसी में देख लिया कैसे क्रैक करना है। आपकी कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी का मसला है तो वही जो जो चीज़ें आपको बताई हैं उन्हीं में उसका हल है ना, ठीक है। आपको एक लो प्राइस प्रोडक्ट आ गई है तो वही जो उसको कुशन वाली एक मैंने थ्योरी बताई थी उसी के ऊपर चल के चीज़ें हो जाएंगी। वो मेजर मेजर जहाँ जहाँ पर बैकएंड से इशू आ रहा है तो उसको तो उस हिसाब से देख लेंगे। अब बात आ रही है कि एक प्रोडक्ट है रनिंग और अच्छे खासे तरीके से रैंक हो गई है, स्टेबिलिटी के साथ चल रही है, एकदम से डी रैंक होती है। प्रोडक्ट एकदम से डी रैंक होती है, पता नहीं चल पाता। या अगर आप मतलब एक अच्छे लेवल पे आ गए हैं, जिस तरह भी हम एज ए एजेंसी काम कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो हर टाइम हर प्रोडक्ट पे नज़र रखना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। उस केस में क्या डेटा पॉइंट्स को गैदर करना चाहिए कि जब भी कभी मसला आए तो इट शुड बी इजी इनफ फॉर अस टू हैंडल। क्योंकि अब इशू ये है कि जब हो रही होती है बात कि हम व्हाट्सएप के ऊपर रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं और वो लिखा होता है आज के दिन इतने पीपीसी, इतने वीवीआरओ, इतनी ऑर्गेनिक ऑर्डर, 7 स्क्रीनशॉट सारे होते हैं, आप ट्रैक नहीं कर सकते उसमें। मेरा ये है कि उसमें ट्रैकिंग जो है वो इतनी ईज़ी या पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मैंने वो ना इतनी इतनी यूज़र फ्रेंडली चीज़ नहीं आती कि मैंने 6-7 दिन पहले जाके देखना है कि क्या लेट्स से उसका पीपीसी का एकोस क्या है और अभी क्या, मैं ग्रेजुअल उसका ट्रेंड चेक नहीं कर सकता। मैं पहले स्क्रॉल अप करता जाऊँगा, 7 दिन पहले वाली चीज़ पे जाऊँगा, फिर उससे स्क्रॉल अप करता जाऊँगा, फिर उससे 3-4 दिन पहले जाऊँगा, फिर स्क्रॉल अप करता जाऊँगा, तो वो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, हार्ड टू हैंडल हो जाता है मामला। अच्छा, उस केस में आते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या रिपोर्टिंग टेम्पलेट यूज़ करते हैं हम, फिर उसके बाद डी रैंकिंग और वगैरह इस तरह की सारी चीज़ों को कैसे देखना है या स्केलेबिलिटी को कैसे ट्रैक करना है। वो स्केलेबिलिटी जो कि ऑलरेडी हम पीपीसी के फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं उस सेशन में। उनको ट्रैक कैसे करना है, वो चीज़ की बात आएगी। या क्या डेटा पॉइंट्स जब भी हमारी डी रैंक होते हैं कीवर्ड्स या एकदम से इश्यू आता है हमारी लिस्टिंग के अंदर, तो कौन से केपीआईज़ हेल्प करेंगे और कैसे हेल्प करेंगे, अभी उस चीज़ को देखना है। रनिंग लिस्टिंग की स्टेबिलिटी कि आपके लिए बड़ा ईज़ी हो कि आप जो है वो 15-20 मिनट लगा के आराम से बैठें और चेक कर सकें कि कहाँ पर मसला है। किस जगह पर इश्यू आया, किस जगह पर इश्यू नहीं आया। ये काइंड ऑफ थोड़ा-सा जो है ना, क्योंकि हम उस लेवल पे हैं कि एज़ अ इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे, पूरी एजेंसी चल रही है, सिस्टम है। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा-सा एज़ अ एजेंसी कैसे मैनेज करना है, उस चीज़ को ज़्यादा कैटर करेगा एज़ कम्पेयर टू एक इंडिविजुअल। क्योंकि जब आपके पास अपनी एक इंडिविजुअल लिस्टिंग होती है ना, तो बंदा तो नाश्ते से पहले भी देखता है, नाश्ते के बाद भी, फिर ज़ोहर की नमाज़ से पहले भी, उसके बाद भी। ठीक है ना? फिर कैलूला से पहले भी बंदे ने देखना, उसके बाद भी, रात को सोने से पहले भी देखता है, रात को सोने के बाद भी देखता है। रात को अगर बीच में आँख खुल जाए बंदा तब भी जाके लिस्टिंग चेक करता है, वो तो डिफरेंट है। उसके आगे तो रिपोर्टिंग की ज़रूरत ही नहीं ना। वो तो आप हिफ्ज़ कर लेते हैं मेरे कंपैरेटर का नाम क्या ब्रांड का, रहता कहाँ पर है, उसके रिश्तेदार कहाँ-कहाँ पर हैं, ठीक है? कब खाता है, कब सोता है, कब जागता है, कब प्राइस कम करता है, कब बढ़ाता है। तो आपको वो तो रट जाती है ना चीज़ें, वो मैंने देखा है जब भी कोई बंदा एज़ अ इंडिविजुअल अपनी लिस्टिंग के बारे में बात कर रहा होता है ना, तो वो तो बीच में घुस जाता है। वो तो जो है ना वो
उसका ये उसका ये मामला हो जाता है कि मुझे हर चीज़ ऐसे पता है ये रिपोर्टिंग का ये चीज़ है कि जिस तरह मैं अपनी बात करूँ कि लेट्स से मैं किसी प्रोडक्ट को हफ्ता 2 हफ्ते भी ना देखूँ, तो कैसे पैटर्न आइडेंटिफ़ाई होगा और कौन-सी चीज़ों को पिक करना हमने कि मेरे जैसे बंदे के लिए भी जो कि हर दिन हर लिस्टिंग को नहीं देख सकता, ये ईज़ी हो जाए ट्रैक करना। ठीक है? हुँ। हाँ, ये आ गया ना ऐसे ही होता है। जिन-जिन की 1-1, 2-2, 3-3 लिस्टिंग चल रही है ना, 3 के बाद काम खराब होना शुरू हो जाता है। 3 के बाद जो है ना वो सँभाला नहीं जाता काम। अच्छा जी, 1 सेकंड मैं हाँ, अच्छा जी, ये रिपोर्टिंग टेम्पलेट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस पे स्टार्टिंग में बात करते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ। अ, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट एक टेम्पलेट बनाते हैं और उस टेम्पलेट के अंदर हमारे बेसिकली 3 टैब्स हैं। अच्छा और सारी जो रिपोर्टिंग है ना, लेट्स से अगर 60, 70, 80 जितनी प्रोडक्ट्स भी चल रही हैं, उन सब का ऐसे ही शीट्स बनती है और इन शीट्स को हम मेंटेन करते हैं मंथली बेसिस पे। एक बड़ी अच्छी कोटेशन है जिस चीज़ को आप ट्रैक नहीं ना कर सकते, उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। बेशक आपकी एक 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 टास्क के ऊपर कितना टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है? आपकी एक्सरसाइज़ है, आपका लर्निंग है, ठीक है? कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप ट्रैक नहीं कर रहे, आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। इम्प्रूवमेंट का पहला स्टेप है ट्रैकिंग। वो कहते हैं ना वज़न कम करने का पहला स्टेप ये नहीं है कि जाके जिम में चले जाओ ना, उसका पहला स्टेप है कि आप ट्रैकिंग सूट और जो है वो मेज़रमेंट टेप ले लें कि देख लूँ भई मैं कितना मोटा हूँ और आगे कितना पतला होना है। तो ट्रैकिंग ट्रैकिंग इज़ द की। ये तो फिलहाल अमेज़न के बिज़नेस के अलावा भी यूनिवर्सल चीज़ है। आप जिस चीज़ में ट्रैकिंग नहीं कर सकते, आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं है। अच्छा ये जस्ट क्विकली इसको गो थ्रू करवा देता हूँ। ये आ गया आपका सिंपल ऑर्डर्स का। ऑर्डर के साथ आपके वो यूनिट भी एक्सप्लेन हो जाते हैं। अच्छा जी, ये ऑर्गेनिक ऑर्डर कितने आए, पीपीसी ऑर्डर कितने आए। ये फ़िलहाल होता तो नहीं है हमारा मतलब जिस तरह आपको बताया था 5% ही केसेज़ आते हैं, लेकिन फिर भी चलो अगर कोई गिव अवे करवाया तो वो इधर आ जाता है। रिटर्न मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है, अक्सर लोग इसको मिस करते हैं। आपको रिटर्न की जब वो ट्रैकिंग होना बड़ा ज़रूरी है कि क्या रिटर्न आ रहा है, कैसे आ रहा है। अच्छा रिव्यू रेटिंग ये बेसिकली हम इसको 7-7 दिन बाद ही देखते हैं, हर दिन नहीं। हर 7 दिन बाद या 14 दिन बाद जाके ट्रैक कर लेते हैं कितने रिव्यूज़ आए 14 दिन में, कितने ऑर्डर्स आए। अच्छा जी, यस्टरडे की पीपीसी कॉस्ट आ गई, एकोस आ गई, बीएसआर आ गया, अवेलेबल इन्वेंटरी आ गया, डेली पीएल लिख लिया। अब इसके आगे क्या चीज़ चलती है ये थोड़ा-सा हमारे लिहाज से है कि डेफ़िनेटली एक टीम लीड होता है और उस टीम लीड के साथ अकाउंट एग्ज़ीक्यूटिव्स हैं जो कि मल्टीपल अकाउंट्स को सँभाल रहे होते हैं ना, इस तरह से एक हमारी हायरार्की बनी हुई है। तो यहाँ पर जो-जो भी चीज़ है, डाटा आ गया, इस डाटा को देख के जो भी इश्यू है उसका या जो भी उसके ऊपर कमांड देनी है या जो भी एक्शन लेना है, अकाउंट एग्ज़ीक्यूटिव खुद भी दे सकता है। वो भी स्किल के लिहाज से मतलब प्रॉपर एक्सपर्ट होता है। तो वो भी इधर अपनी बात ऐड कर देता है, जो भी उसने करना है, कोई टारगेटिंग है या कोई पीपीसी की बात है, किसी की बिड कम की है, किसी की बिड ज़्यादा की है। ये आपका बेसिकली एक्टिविटी लॉग बन जाता है। अच्छा ये अब एक्टिविटी लॉग की अगर मैं एज़ अ इंडिविजुअल बात करूँ, अब ये चीज़ें थोड़ी-सी हैं ट्रैकिंग से रिलेटेड लेकिन काफ़ी ज़रूरी हैं। अब हमारा क्या होता है, हमारा ये मामला है कि भई एक अकाउंट के ऊपर हो मैं भी देखता हूँ, टीम लीड भी देख रहे होते हैं, अकाउंट एग्ज़ीक्यूटिव भी देख रहा है। अच्छा अकाउंट एग्ज़ीक्यूटिव को डेफ़िनेटली जैसे ही कोई मसरूफ़ियत है या कोई मामला है तो कोई दूसरा बंदा भी कभी छुट्टी उसने ले ली, दूसरा बंदा भी देख लेता है। आप उसको ये तो हमारा हो गया। आप इसको एक अपना कॉलम बना लें, आपका अपना एक्टिविटी लॉग। आपकी अपनी चीज़ों को ट्रैक करना बड़ा ज़रूरी है। अक्सर ये होता है कि बंदा जो है ना वो कोरिलेट नहीं कर पाता कि एकदम से अच्छा खासा जी ये मेरी सेल आ रही है, ऊपर से नीचे यहाँ तक सेल्स आ रही हैं, एकदम से सेल खराब हो गई हैं, ठीक है? अब आप कन्फ्यूज़ हुए बैठे होते हैं कि पता नहीं वो मैंने पीपीसी की बिड को ज़्यादा किया था क्योंकि मैं सवाल सुन रहा होता हूँ ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली मैंने चीज़ की है। फिर कोई बंदा बात कर रहा होगा कि जी मैंने ना टाइटल को चेंज किया था, कोई कह रहा होगा मेरा बुलेट पॉइंट लेट हुआ था, कोई कह रहा होगा कि मुझे एक रिटर्न आया, कोई कुछ कह रहा होगा कि पीपीसी में ये 2 कैम्पेन्स बंद की थी, तो
हर बंदे की एक हैफेज़र्ड सी सिचुएशन बनी होती है, वो बहुत कॉमन है और ये जेन्युइन बात है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि डी रैंकिंग की क्या-क्या रीज़न्स हो सकती हैं। लेकिन उनमें एक सबसे ज़्यादा रीज़न एक मतलब प्रोमिनेंट ये भी है कि आपने कोई ऐसी गलती की हो, ठीक है? जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, अभी अपने इधर ही स्टूडेंट हैं। वो एक प्रोडक्ट कर रहे थे, ठीक, अच्छी खासी प्रोडक्ट चल रही है, स्टार्टिंग में पहले 1-2 वीक्स में आने शुरू हो गए ऑर्डर्स ना 50, 60, 70 इस तरह से ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक जा रही है, प्रॉफिट भी बनना शुरू हो गया, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी बढ़े हैं। अब एक दिन अचानक से देखा है, ये भी रिसेंटली बता रहा हूँ 2-3 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। अचानक से एकदम से देखा है ऑर्डर्स जो हैं वो 50 की बजाय 5 पे आ गए ना, 50-60 ऑर्डर्स आ रहे थे, 5 पे आ गए। अच्छा जी, 5 पे ऑर्डर्स आ गए हैं, क्या हुआ? अब उस लेवल पे जो आपका एक्टिविटी लॉग होता है ना, आप इसको अपना एक्टिविटी लॉग का नाम दे दें, ये भाई मेरा एक्टिविटी का ट्रैकर है, मैंने हर दिन के डाटा के हिसाब से क्या एक्शन लिया, दैट शुड बी मेजरेबल। और उसकी एक हिस्ट्री, एक लेजर मेंटेन होना चाहिए मंथ बाय मंथ, हर महीने का। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीपीए को देखा कि भाई मेरी सीपीए ये पड़ती है और सीपीए के लिहाज से बिड को एडजस्ट करना था। लेकिन जिस तरह मैंने बताया हुआ है कि हम 5-10 सेंट से ज़्यादा कम नहीं करते, अगर उससे ज़्यादा कम करें तो इम्प्रेशन जो है वो थ्रोटल कर जाते हैं। वो चीज़ मिस कर गए भैया। उन्होंने डायरेक्ट ही जितने सेंट्स भी कम करने थे कर दिए, एकदम से इम्प्रेशन रुक गए, इम्प्रेशन रुकी, सेल रुक गई और जो ऑर्गेनिक ही थोड़े बहुत आ रहे थे वही आने लग गए। तो ट्रैकिंग करना आसान हो गया। मैं जिस तरह मैंने आपको पहले भी शायद एक दफ़ा बताया हुआ है अ, एक दफ़ा एक प्रोडक्ट मेरे सामने आई, वो डी रैंक होगी ना। अच्छा, अब उस दौरान मल्टीपल इवेंट्स हुए थे। मल्टीपल इवेंट्स क्या-क्या हुए थे? एक इवेंट ये हुआ था कि प्राइस बढ़ाई थी। ठीक है। एक दूसरा इवेंट क्या हुआ कि कंपैरेटर ने प्राइस कम कर दी थी। ये एक दूसरा इवेंट है। मतलब ये सारी चीज़ें आपकी रैंकिंग के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। तीसरा क्या इवेंट हुआ था कि हमने उस बंदे ने पीपीसी को ऑप्टिमाइज़ किया था। अब तीनों इवेंट्स आए हैं। ठीक है? ये अब ये होना बड़ा ज़रूरी है। आप बेशक किसी एक्सपर्ट के पास भी चले जाएँ या खुद आपने डिस आप आधे एक्सपर्ट तो खुद ही बन जाते हैं व्हेन यू हैव द ट्रैकिंग। आपने जस्ट कन्फर्म करना होता है कि किस एक्टिविटी ने गुल खिलाए हैं चमन में ना। आपने बस उस चीज़ का अंदाज़ा लगाना होता है और काम हो जाता है। अब समझा ये गया कि भई मेरी प्राइस बढ़ गई है, उन्होंने अपनी प्राइस को कम कर दिया, डी रैंकिंग नहीं वापस आई, ऑर्डर्स कम हो गए थे, डी रैंक हो गया था, वापस नहीं आया। अच्छा, फिर समझा गया कि भई मेरे कंपैरेटर की प्राइस कम है, उस वजह से हो गया, उन्होंने अपनी प्राइस को मज़ीद कम कर दिया। अच्छा, डी रैंकिंग फिर वापस नहीं आई, वो फिर इस तरीके से उसका लेजर मेंटेन हो रहा था। अच्छा, फिर हम देखते गए अब डाटा को देख के जो है ना वो रूल ऑफ एक्सक्लूजन ना मेडिकल में चलता है। कि भाई जिनको पेट में दर्द है तो ये भी मसला नहीं है, ये भी टेस्ट नेगेटिव है, ये भी टेस्ट नेगेटिव है, ये भी टेस्ट नेगेटिव है, तो ये जो आखिरी वजह रह गई है ना यही होगी, वो फिर उसकी दवाई दे देते हैं। ये एक चलता है ना रूल ऑफ एक्सक्लूजन के, बाकी सारी बीमारियों को निकाल लो, साइंस में भी चलता है, फिजिक्स में, और जो एक बच जाएगी फिर वही वजह होगी। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि भाई क्या इसकी लिस्टिंग का को फर्क पड़ा है, बाकी मैं आपको पैरामीटर डिस्कस करता हूँ, जो 2-3-4 आएंगे वो सारे पैरामीटर देख लिए, कुछ जो है वो समझ नहीं आ रहा। फिर जाके पता चला कि एक्टिविटी लॉग में एक चीज़ लिखी हुई थी कि भई उस दौरान उससे कोई 2-3 दिन पहले, अच्छा वो भी लिखा नहीं हुआ था, वो भी थोड़ा बड़ा वो ऑप्टिमाइज़ेशन का वर्ड लिखा हुआ था। फिर जाके जब प्रोब किया तो पता चला कि ऑप्टिमाइज़ेशन का जो वर्ड है वो उसका मतलब ये है कि इन्होंने कुछ कैम्पेन्स को बंद कर दिया था, ठीक है? कैम्पेन्स को बंद कर दिया था, जिस तरह अपना इबाद ने बताया था ना, इबादुर रहमान ने, कि कीवर्ड बुरा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो उन्होंने ओवरऑल कैंपेन के लेवल पर देखा, उन्होंने ग्रैन्युलर लेवल पे जंप ही नहीं किया और बजाय इसके कि उस कीवर्ड की बिड को ऑप्टिमाइज़ करते, हालाँकि उसकी सीटीआर कन्वर्जन अच्छा था, उन्होंने उस कैंपेन को देखा इसकी अकॉज़ खराब हो रही है, उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, वो ज़्यादा फ़ायदा दे रही थी बजाय नुकसान के। वो उस चीज़ ने आगे से पता चला जी ऑर्डर ड्रॉप हो गए। तो जो एक्टिविटी लेजर है, ये मैचलेस चीज़ है। आप इसको लिखें लाज़मी। अच्छा, आगे आ गया। अब क्योंकि हमारी लॉन्चेज़ जो हैं वो पीपीसी के थ्रू होती हैं, तो ये हमने कीवर्ड का रैंक लिखा हुआ है। पहले वाला ऑर्गेनिक है, दूसरा स्पॉन्सर्ड है। ये एक डमी डाटा फ़ील्ड है। ये जी आ गया कि पहला ऑर्गेनिक 10वें नंबर पर है, ये दूसरा, ये ऊपर कीवर्ड का नाम लिखते हैं और उसके साथ उसका सर्च वॉल्यूम लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आ जाएगा रेजिस्टेंस बैंड और सर्च वॉल्यूम आ जाएगा जी 5 लाख, 7 लाख, जितना भी उसका सर्च वॉल्यूम होगा, वो चीज़। ये दूसरा कीवर्ड उसका सर्च वॉल्यूम, तीसरा कीवर्ड उसका सर्च वॉल्यूम। क्योंकि हीलियम 10 का जो ट्रैकर है वो अकॉर्डिंग टू माय टीम वो आजकल रिलायबल नहीं है।
कीवर्ड कहीं रैंक पहुंचा होता है और ट्रैकर कुछ बता रहा होता है ना, ट्रैकर कह रहा होता है एवरीथिंग इज गुड, और कीवर्ड जो है वो तो पाताल में गया होता है, बहुत नीचे। तो उस चीज़ का ये एक ध्यान रखना, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है आगे। अच्छा, अब आगे आ जाए। ये है जी चीज़ जो कि साथ-साथ हम केपीआईज़ को भी ट्रैक करते हैं। केपीआईज़ को ट्रैक करते हैं, ये साथ चलो ये तो अपने लिए टाइम हम लिख लेते हैं, डेट आ गई, एसएन प्रोडक्ट का डाल दिया, टाइटल। टाइटल अब इधर जो है ना वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि ताकि हम टाइटल की चेंजेस को अक्सर खेल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो इम्पैक्ट को चेक कर सकें। अच्छा, ये 7 डेज़ की एक और डाल दी, हाइजैकर कोई है या नहीं है, वो चीज़ आ गई। ये आ गया हमारा पेज व्यूज़। बिज़नेस रिपोर्ट में जाके पेज व्यूज़ का डाटा निकाल लिया। अच्छा, इधर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, पेज व्यू परसेंटेज या सेशन परसेंटेज उसकी एज़ सच इतनी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो बताता है कि अगर मेरे पास 5 एसेन्स हैं, तो उन पाँचों एसेन में कौन-सा एसेन, और टोटल मुझे उनसे टोटल मेरे अकाउंट पे पेज व्यूज़ आ रहे हैं 1000 के। तो टोटल जो है वो कौन-सा एसेन कितने परसेंट पेज व्यूज़ ले रहा है, उसका ये मतलब है। वो आपको, आप लेट्स से आपकी प्रोडक्ट अगर है गार्लिक प्रेस, तो वो ये नहीं बताएगा कि गार्लिक प्रेस की बाकी प्रोडक्ट्स के साथ क्या मामला है, वो आपको अपने ही आपस में एसेन का बताएगा। अच्छा, अगर तो आपके एसेन ऐसे हैं कि मेरे पास रेजिस्टेंस बैंड की कलर की 4 वेरिएशंस हैं, तब तो समझ लगेगी, मुझे आइडिया हो जाएगा कौन-सी वेरिएशन ज़्यादा चल रही है। या मेरे पास गार्लिक प्रेस एक वुडन है, एक स्टेनलेस स्टील है, एक प्लास्टिक है, तो मुझे पता चल जाएगा तीनों में से कौन ज़्यादा शेयर ले रहा है, और वो अलग-अलग रैंक है। लेकिन अगर वो ऐसे है कि एक तरफ मैंने हॉकी अमेज़न के ऊपर लिस्ट की हुई है, दूसरी तरफ क्रिकेट बॉल, तीसरे नंबर पर जो है वो बैडमिंटन का रैकेट किया हुआ है, तो वो कंपेयर करने का फ़ायदा नहीं है। इसी तरह ही सेम फॉर सेशन परसेंटेज भी। तो ये इधर आ जाता है पेज व्यूज़, ये साथ हमारी चीज़ आ जाती है सेशन, ये हमने खुद ही फ़ॉर्मूला लगा के कर लेते हैं कि एक रफ़ली अंदाज़ा हो सके, क्योंकि पेज व्यू वही है, ये अब व्यू है जिस तरह लास्ट टाइम भी हमने बात की थी सेशन में। पीपीसी आपको बताएगा सीटीआर कन्वर्जन एक कीवर्ड के हिसाब से, कि जी एक कीवर्ड है, वो कीवर्ड के ऊपर क्या कन्वर्जन है, क्या क्लिक थ्रू रेट है, क्या उसका जो है वो एक कॉस्ट आती है, उस कीवर्ड का इम्पैक्ट, कि इस कीवर्ड के थ्रू क्या रेलेवेंसी आपकी बन रही है। ये आपको जो बिज़नेस रिपोर्ट है, ये एक एसएन का बताएगा। अच्छा, अब इस एसएन के ऊपर डेफ़िनेटली कीवर्ड सारे के सारे एक उसको जनरलाइज़ अमेज़न कर लेगा, ठीक है? एवरेज निकाल लेगा। जितने एसएन के ऊपर से आपको सेल आ रही है अमेज़न उसको भी पिक कर लेगा, ठीक है? कोई आपने वो ब्रांड की स्पो कंपैरेटर के ब्रांड की पीपीसी चल रही है, वो भी है। मिला के आपकी कोई आपने डील कोई चलाई हुई है, लाइटनिंग डील वगैरह, हर चीज़ मिला के वो आपको एसएन का बताएगा, ठीक है? और वो जो आपका है ब्रांड एनालिटिक्स, वो एक कीवर्ड के ऊपर कितनी अमेज़न की तरफ से सेल जनरेट हो रही है वो बताएगा। अच्छा, पीपीसी क्या था, एक कीवर्ड के ऊपर आपके एसएन के अगेंस्ट स्पेसिफाई स्पेसिफाई कर दिया ना, वो ग्रैनुलैरिटी लेवल मिनिमम मिनिमम वाला है, ग्राउंड लेवल वाला है। उससे ऊपर आ गया ये वाला कि आपको एसएन लेवल की पिक्चर दिखा रहा है। वो जो है ब्रांड एनालिटिक्स, वो आपको उस कीवर्ड के लेवल की पिक्चर दिखा रहा है कि इस कीवर्ड पे इतनी सेल जनरेट होती है और उसका इतना चंक ये उठा रहा है, एसएन दूसरा चंक ये उठा रहा है, तीसरा वो उठा रहा है। लेकिन अब पता नहीं वो इस कीवर्ड का 15% पहला एसएन ले रहा है ब्रांड एनालिटिक की रिपोर्ट के मुताबिक। इस कीवर्ड का 10% दूसरा एसएन ले रहा है, इस कीवर्ड का 8% तीसरा एसएन ले रहा है, वो ये बात आ रही है ना। लेकिन ये नहीं आइडिया देगा कि वो एसएन को, मतलब वो जो उस कीवर्ड का 15% है, वो उस एसएन की सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब कीवर्ड का तो 15% मिल रहा है एसएन नंबर 1 को, लेकिन उस एसएन को अगर टोटल $2 लाख की सेल आ रही है, तो उसमें ये 15% का क्या चंक है? अगर वो चीज़ मिल जाए तो तब हम चेक कर सकते हैं ना, लेकिन ये लिंक मिसिंग है, जिसकी वजह से अगर वो मिल जाए, तो फिर तो हम सारे एफर्ट करके कोई टूल-शूल बना के सारे कीवर्ड्स का डाटा निकाल के एक कीवर्ड से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो वो सेलर डॉट टूल्स बताता था या पीएफआर रिपोर्ट बताती है, वो तो फिर डाटा हम भी निकाल सकते हैं ना। वो लिंक मिल जाता है। मैंने बस इतना देखना है कि किन-किन कीवर्ड्स के ऊपर ब्रांड एनालिटिक में मेरा एसएन टॉप के ऊपर रैंक है। अच्छा, ये इस कीवर्ड का इतना चंक उठा रहा है जी 15%, तो उसके बाद इन टोटल सारे चंक्स को कंबाइन करूँ और मैं देख लूँ कि लेकिन उस कीवर्ड का 15% चंक एसएन की सेल का कितना बनता है चंक, ये लिंक मिसिंग है। अगर ये लिंक मिल जाए तो डेफिनिटली हम इस चीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं। बल्कि हाँ, ये तो कहाँ गए भाईजान? ये कौन थे जिन्होंने वो केवन किंग की बात कर रहे थे ना, तो वो जो आप बता रहे हैं ना एक्चुअल सेल, वो अगर ये वाला लिंक हम पिक कर लें,
तो अ, में आप उसको जो है ना, वो जो एक्चुअल सेल की एस्टिमेशन है ना, आप वो चीज़ कर सकेंगे। क्योंकि आप फिर वो रेवेन्यू का मामला देख लें कि कौन-सा कीवर्ड कितनी चीज़ें जनरेट कर रहा है। अच्छा जी, ये आगे आ गया हमारा यूनिट सेशन परसेंटेज है, बाय बॉक्स जस्ट हाइजैकर के लिए, आईपीआई स्कोर आ गया, अकाउंट हेल्थ आ गया। अब तीसरी ये चीज़ आ गई है। ये डेट के साथ ये हमने अपना ग्रॉस पर यूनिट प्रॉफिट डाला हुआ है, ये प्रॉफिट की परसेंटेज डाली हुई है। अच्छा ये हमारा एसएन आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, ये अगर कोई कंपैरेटिव प्रोडक्ट हो तो आगे 10 तक भी चला जाता है। कंपैरेटर्स का डाटा, इसमें कंपैरेटर के रिव्यूज़ अपडेट होते हैं। एस इन चलो उसका ब्रांड नेम आ रहा होता है इधर, जो भी उसका ब्रांड नेम है। बीएसआर कंपैरेटर की आ रही होती है और इधर उसकी प्राइस आ रही होती है, ठीक है? अब ये एक जितना हम अभी यूज़ कर रहे हैं पिछले कोई काफ़ी देर से, तो उसके मुताबिक ये जो डाटा गैदरिंग है इस फॉर्मेट में, इसने बहुत ज़्यादा हेल्प दी है एज़ कम्पेयर टू जो हम एक ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग का मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हैं, या एज़ कम्पेयर टू एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है ना, वो कहता है कि सेलर बोर्ड इज़ मोर देन इनफ। उसके मुकाबले में भी ये जो एक एफर्ट है डाटा फिलिंग की, ये काफ़ी हेल्प आउट कर रही है, और अक्सर जो डी रैंकिंग के केसेस होते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा काफ़ी फैसिलिटेट हो जाता है, काफ़ी मामला आसान हो जाता है। अच्छा, अब आप आ जाएँ, बात स्टार्ट करते हैं डी रैंकिंग के ऊपर, ठीक है? एक डी रैंकिंग का मतलब कि एक टाइम पे आके आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल अच्छा, इसमें ना मैं पहले एक चीज़ स्टार्ट कर दूँ। डी रैंकिंग से पहले एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जी मेरी जो प्रोडक्ट है वो जब तक मैं पीपीसी चलाता हूँ तब तक रैंक रहती है, और या तब तक मुझे ऑर्डर्स आते हैं। अल्फाज ये होते हैं, जब तक मैं पीपीसी चलाता हूँ तब तक मुझे ऑर्डर्स आते हैं। जैसे ही मैं पीपीसी बंद करता हूँ मेरे ऑर्डर्स बंद हो जाते हैं, ठीक है? तो ये आपको आपके क्लाइंट्स भी काफ़ी बात करेंगे, और दूसरे नंबर पर जो है वो आपके काफ़ी जो है ना बूट कैंप में भी या दाएँ-बाएँ आपके अमेज़न की कम्युनिटी में भी काफ़ी दोस्त ये बात करेंगे कि जब तक जी मैं पीपीसी चला रहा हूँ तब तक सेल आ रही है, और जब जैसे ही मैं पीपीसी बंद करता हूँ सेल नहीं आ रही। अच्छा, अगर देखा जाए तो यही वो थ्योरी है, वो एंटीबायोटिक थ्योरी जिसकी बात होती है ना, एंटीबायोटिक थ्योरी है जी। ये वो थ्योरी है बेसिकली एंटीबायोटिक के, भाई जब तक खाते रहोगे तब तक चैन रहेगा, जब तक पीपीसी जैसे ही कम करोगे तो काम खराब हो जाएगा। इधर से स्टार्ट करते हैं, ये भी काइंड ऑफ डी रैंकिंग की डोमेन में फॉल कर जाती है चीज़। अच्छा, अब इसमें जब सबसे पहले बात करें तो एक फैक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट मिसिंग है वो ये है कि लोग क्या करते हैं, लोग पीपीसी चलाते हैं सजेस्टेड बिड, या उससे कोई $10 $10 कह रहा हूँ, 10 सेंट, 20 सेंट, 30 सेंट या 50 सेंट्स को ज़्यादा करके ना, कि अच्छा भाई अमेज़न माँग रहा है कि $1 चाहिए, मैं $1 5 सेंट दे रहा हूँ, मैं $1 10 सेंट दे रहा हूँ। लोग इस तरह से पीपीसी चलाते हैं। बड़ी एक कॉमन मिस्टेक है ये। उनको पता ही नहीं होता, वो समझ रहे हैं कि अच्छा पीपीसी से ऑर्डर आ रहे हैं, इट मीन्स रैंकिंग हो रही है। जबकि हमने अपने पीपीसी वाले में देख लिया कि हमने हमेशा पीपीसी स्टार्ट में 2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स हेवी ही चलानी है, और उसका मकसद ये आएगा कि टॉप ऑफ सर्च के ऊपर आकर हमारी एड प्लेसमेंट बैठे। नहीं, एंटीबायोटिक थ्योरी एक्चुअली ना ऑब्सोलीट हुई नहीं है। मेरा ये क्लेम है। मेरा ये क्लेम है, ये मैंने बात भी की थी। मैं नहीं समझता कि एंटीबायोटिक थ्योरी ऑब्सोलीट हुई है। मैं समझता हूँ कि एंटीबायोटिक थ्योरी को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, किस सेंस में मॉडिफाई करने की ज़रूरत है? अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो एक तो लोग ये गलती करते हैं। अच्छा, अब लोगों को जो है वो सजेस्टेड बिड या उससे 5-10 सेंट ऊपर करके सेल आ रही है, वो सेल आती जा रही है, और लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा अच्छा खासा जो है जी रैंकिंग हो रही है, और वो अब एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही मैं बंद करूँगा पीपीसी को तो ठीक है, अब मेरी ऑर्डर जो है वो टिकने चाहिए। वो कभी पीपीसी को रैंकिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, बड़ी छोटी-सी बात है। लेकिन लोग नहीं चेक करते। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, वो क्योंकि रैंकिंग के पर्सपेक्टिव की डेफिनिशन ये है कि आप स्टार्टिंग में अपना स्पॉन्सर्ड रैंक या स्पॉन्सर्ड जो पोज़ीशन है, वो टॉप ऑफ सर्च रखोगे तो ऑर्गेनिक में उसके पीछे चलना ना। मतलब ऑर्गेनिक तो आपका जो पोज़ीशन है वो हमेशा स्पॉन्सर्ड के पीछे-पीछे चलती जाएगी।
आप ऑर्गेनिक को दूसरे पेज तक रखेंगे, आपका स्पॉन्सर दूसरे पेज और सॉरी स्पॉन्सर को दूसरे पेज के टॉप तक रखेंगे, आपका ऑर्गेनिक रैंक चल के दूसरे पेज तक ही आएगा। आप स्पॉन्सर को पहले पेज के मिड तक रखेंगे, आपका ऑर्गेनिक पहले पेज के मिड तक ही आएगा। आप जब तक स्पॉन्सर को टॉप ऑफ सर्च पे लेके नहीं जाएंगे, आपका ऑर्गेनिक उसके पीछे नहीं चलने वाला। पहली तो मिस्टेक ये आती है, गलती यहाँ पर। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर एक मिस्टेक आती है, लोगों ने इसको रेक्टिफाई कर लिया, उन्होंने बिड को अपनी हाई कर दिया, उनको जो प्लेसमेंट है वो टॉप ऑफ सर्च की मिल रही है, ऑर्गेनिक रैंक टॉप पे इंप्रूव करता जा रहा है, ऑर्गेनिक रैंक टॉप पे बैठ गया। अब एंटीबायोटिक थ्योरी क्या कहती है, वो कहती है कि भाई जैसे ही अ, आप पीपीसी बंद करेंगे ना, तो आपकी ऑर्गेनिक सेल बंद हो जाएगी। एंटीबायोटिक ये कहती है। अच्छा, उस थ्योरी में ये बात कही जा रही है कि बेसिकली आप अमेज़न को आदत डाल रहे हो कि भई अमेज़न कह रहा है कि जब तक ये पीपीसी चलाएगा तभी तक सेल आएगी। जैसे ही ये पीपीसी नहीं चलाएगा, सेल नहीं आएगी। फॉर मी दिस इज़ पार्शियली ट्रू। ये चीज़ पार्शियली ट्रू है ना? अच्छा, कैसे है? होता क्या है कि आपकी लिस्टिंग पीपीसी या आप जो है वो सोशल प्रोमो कूपन चला दें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले, या आप एक्सटर्नल ट्रैफिक ले आएँ अच्छी डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट से, ठीक है? या आप गिव अवे दे दें। वो मार्केटिंग का रास्ता है, स्टेबिलिटी नहीं है उससे। मार्केटिंग का रास्ता है, मार्केटिंग की गेम ये है कि ऊपर आते-आते उसने आपकी लिस्टिंग को टॉप का एक्सपोज़र देना है, या मोस्ट जो हॉटस्पॉट है, या सबसे ज़्यादा जो प्राइम पोज़ीशन है टॉप की, उधर उसने लेके आना, दैट्स ऑल। आगे जो आपकी उस टॉप पोज़ीशन के ऊपर सस्टेनेबिलिटी है ना, दैट इज़ गोइंग टू कम अगर आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज्ड है तो। अगर आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ नहीं है, तो भूल जाएँ कि आप उस पे स्पॉट पर टिक सकेंगे। वो कहते हैं ना, एक डायलॉग होता है ना कि तुम आ तो गए हो ताल्लुक की बेस पे या सिफ़ारिश की बेस पे, लेकिन टिकोगे अपनी काबिलियत की बेस पे। वो अमेज़न का एल्गोरिदम भी प्रोडक्ट को यही लाइन कहता है ना, कि तुम आ तो गए हो पीपीसी की बेस पे, या गिव अवे की बेस पे, मैनी चैट की बदौलत, या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बेस पे, लेकिन टिकोगे तभी जब तुम्हें सबसे ज़्यादा क्लिक्स पड़ रहे होंगे, सबसे ज़्यादा कन्वर्जन आएगी, वही चीज़ जो मैंने बात की है, सीटीआर, रेलेवेंसी, कन्वर्जन, रेवेन्यू, और आपका जो क्वालिटी स्कोर आ जाता है, वो चीज़ें। अब होता क्या है, लोग इस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं करते। अभी मुझे पीछे रिसेंटली भी एक कोचिंग के स्टूडेंट की तरफ से ये सवाल आया ना, हालाँकि मैं इस चीज़ को अपने तौर पर एक चीज़ बता चुका हूँ, मतलब लेकिन वो कंसर्न है कि अभी क्योंकि हम डी रैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो अब आ जाए ना, डी रैंकिंग का स्टार्टिंग से आ जाए, कि जी जब पहली बार आपकी प्रोडक्ट टॉप पर पहुँच गई है। अच्छा, आपने मैं एक बात करता हूँ अक्सर कि इंडेक्सिंग के टाइम पीरियड के दौरान फ्रीक्वेंट टेस्टिंग करें। इमेजेस को मल्टीपल उखाड़-पिछाड़ के देखें। टाइटल टाइटल की तो नहीं, फिलहाल टाइटल की तो टेस्टिंग को कोई 14-15 दिन दें। इमेज की टेस्टिंग का इमीडिएट इम्पैक्ट आता है। इमेज की टेस्टिंग का, प्राइस की टेस्टिंग का इमीडिएट इम्पैक्ट आता है। इन दोनों पैरामीटर्स को तो डिटेल से चेक कर लेना। अच्छा, मैं स्टार्ट में ये बात करता हूँ। लेट्स से आपने अपनी जो है वो समझ-बूझ के मुताबिक उसको टेस्टिंग कर लिया। और आपको लगा कि ठीक हो गया, लिस्टिंग अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, और आपने पीपीसी चलाई, पीपीसी टॉप ऑफ सर्च पे गई, आपके रैंक भी टॉप पे आ गए। अभी आपने अपनी तरफ से एक रैंकिंग का उसको हम लेबल तो दे देते हैं ना कि रैंकिंग इज़ डन। अब पहली डी रैंकिंग का केस तो यही आता है कि जब आप उस टाइम पे अपनी बिड्स को नीचे करने लगते हैं, तो प्रोडक्ट भी साथ नीचे चली जाती है। यही तो थी जो एंटीबायोटिक थ्योरी थी, कि भाई वो उसमें बस फ़र्क ये था कि इंटरप्रिटेशन में फ्लॉ था। फिनोमेना तो रहता है। फिनोमेना तो है, ये एग्ज़िस्ट करता है कि आप जैसे अपने अपने उसको पीपीसी के ऐड रैंक को कम करेंगे, तो या बिड को कम करेंगे, तो आपकी सेल एकदम से गिर जाएगी। ठीक है? और ये इसमें भी फ़र्क है। अगर आप पीपीसी की बिड को तब कम कर रहे हैं, ये अभी मैं अज़्यूम कर रहा हूँ, आप पीपीसी की बिड को तब कम कर रहे हैं जब आप ऑर्गेनिकली टॉप पर पहले 4-5 स्पॉट्स में, 4 से 8 स्पॉट्स में आ चुके हैं। अगर तो आपने पीपीसी को तब कम किया है जब आप अभी टॉप स्पॉट्स में आए ही नहीं हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको ऑर्गेनिक को उठाएँगे, स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप, आप पीपीसी आपकी टॉप पर थी और उसके साथ-साथ आप ऑर्गेनिकली भी टॉप के ऊपर आ गए हैं। ठीक है? दूसरा ये स्टेप है। अब डेफिनिटली आप अग्रेसिव लीड कर रहे थे, आपने अपनी बिड को कम किया, लेकिन जैसे ही आपने देखा बिड एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम हुई है, वो मेरा रैंक भी ड्रॉप कर गया।
अब ये थ्रेशोल्ड जो है ये डिफरेंट होगा। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है ना, या बेहतरीन है या हकदार है टॉप स्पॉट के ऊपर आने की, अभी इसकी डेफिनेशन पे भी बात करते हैं। तो वो फौरी पीपीसी की बिड कम करने से, जब अगर वो टॉप पर रैंक हो चुकी है, नीचे नहीं गिरेगी, वो कुछ टाइम लेगी, 4-5 दिन का टाइम लेगी, आहिस्ता-आहिस्ता से नीचे जाते-जाते गिरेगी। और ये जो मैं आपको केस बता रहा हूँ, ये अक्सर लोग भी शिकायत करते हैं कि जी जैसे मैंने पीपीसी की बिड कम की, वैसे ही अगले दिन जो है ना ऑर्डर्स वगैरह कम हो गए, हम डी रैंक हो गए। अब यहाँ पर वही थ्योरी आ गई कि जी अमेज़न को आदत पड़ गई है। बेसिकली फिनोमेना ठीक है लेकिन इंटरप्रिटेशन गलत है। ये और मैं जो कह रहा हूँ कि पार्शियली ठीक है, पार्शियली इस वजह से ठीक है कि अगर वही बात कि आपकी लिस्टिंग टॉप के ऊपर टिकती है, सीटीआर, कन्वर्जन रेवेन्यू, वो जो मैं बार-बार चीज़ें बता रहा हूँ, रेलेवेंसी, इस चक्कर पे। इस लेवल पे ये टेस्टिंग है आपकी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइज़ेशन की। अगर आपकी लिस्टिंग वेल ऑप्टिमाइज़्ड नहीं है, तो आपने जितनी रैंकिंग की एफर्ट की थी, वो सस्टेन नहीं करने वाली। तो ये पहला फिनोमेना आ गया डी रैंकिंग का। इस स्टेज पे आपने क्या करना है, आपने अपने पीपीसी को मेंटेन रखना है टॉप के ऊपर, ठीक है? आपने हल्की सी नीचे की, आपने देखा यार ये तो थोड़ी नीचे गिर रही है, एंटीबायोटिक वाली फ़ील आ रही है। पता नहीं जो नए बंदे हैं शायद उनको ना पता हो, जो बंदे तकरीबन डेढ़ 2 साल पुराने हैं उनको पता होगा ना इस थ्योरी का। लेकिन एंटीबायोटिक थ्योरी यही कहती है, अपनी अपनी तरफ से बनाई हुई थी ये, बेसिकली सनी बे ने की थी सारी ना। तो यही चीज़ थी कि जी पीपीसी जब टॉप पर जाती है तो ऑर्गेनिक रैंक टॉप पे आ जाता है। जैसे ही पीपीसी कम करते हैं तो ऑर्गेनिक रैंक कम हो जाता है। तो आप अमेज़न को पीपीसी की एडिक्शन डाल रहे हैं, जिस तरह एंटीबायोटिक की एडिक्शन पड़ जाती है ना, वो ये एक एक थी उसकी मिसाल। लेकिन ये बेसिकली एक टेस्ट है आपका, ये आपको एक इंडिकेटर है कि आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ नहीं है। अच्छा, उस ऑप्टिमाइज़ेशन में क्या लें, बेशक आपकी प्राइस महँगी है, बेशक आपकी इमेजेस बकवास हैं, बेशक आपका टाइटल अच्छा नहीं है, बेशक आपके पहले पेज के ऊपर रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, व्हाट्सएवर इज़ द सिनेरियो, ठीक है? कुछ भी है, लेकिन आपकी लिस्टिंग ओवरऑल इन सब का मिक्सचर भी हो सकता है। आपकी लिस्टिंग इस काबिल नहीं है कि वो टॉप स्पॉट के ऊपर सस्टेन कर सके, या दूसरे अल्फाज में, जब कोई बंदा आता है बायर खरीदने, तो टॉप के ऊपर जो 4, या आप टॉप 6 में है तो 6, या टॉप 8 में है तो टॉप 8, उन 8 लिस्टिंग्स में से आपकी लिस्टिंग को लीस्ट प्रेफ़रेंस मिल रही है बायर की तरफ से। अगर आप टॉप 4 स्पॉट में हैं, तो ये जो मैं 4-5 केपीएस बता रहा हूँ, या जो मैंने बताया कि इमेज अच्छी नहीं होगी, प्राइस पॉइंट वगैरह, वो सब की बॉटम लाइन यहाँ पर आके फिट होती है कि जो बायर है, वो टॉप 4 लिस्टिंग में से आपकी लिस्टिंग को लीस्ट प्रेफ़रेंस दे रहा है। अच्छा, जब वो लीस्ट प्रेफ़रेंस दे रहा है, तो चीज़ नहीं टिकती ना, मसला आ रहा है, वो चीज़ टिक नहीं पा रही, उस चीज़ में इश्यू आ रहा है। वो आप डी रैंक कर जाएँगे। इस केस में आपने क्या करना है, पहली डी रैंकिंग का सॉल्यूशन। आपने क्या करना है कि आपने अपनी पीपीसी को ऐसे मेंटेन रखना है, खर्चा थोड़ा खाएँ और इसकी ऑप्टिमाइज़ेशन की ड्रिल करें। ये क्लाइंट के लिए भी हो सकता है, क्लाइंट भी आपके पास इस शिकायत के साथ आ सकता है, और आपको आपकी अपनी लिस्टिंग में हो सकता है, आपने रैंक कर ली, आपकी जजमेंट गलत हो गई। ऑप्टिमाइज़ करें, इमेज की टेस्टिंग करें, और प्राइस पॉइंट की टेस्टिंग करें, कुछ भी करें। अच्छा, उस ऑप्टिमाइज़ेशन का स्टैंडर्ड क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि अब जो मैंने चेंज किया दैट इज़ अ गुड चेंज? सवाल आता है ना, कि भाई मैं एक चेंज कर रहा हूँ, मैं इमेज दूसरी लगा रहा हूँ, हाउ एम आई सपोज्ड टू कन्फर्म कि ये चेंज पॉजिटिव है या नहीं है? तो उस केस में ये केपीआईज़ वो जो है ना, वो फरिश्ता बन के आपके सामने आएँगे। आपका जो सेशन है और जो यूनिट सेशन परसेंटेज है, वो इम्प्रूव कर जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इधर एक एग्ज़ाम्पल लूँ, आप ये देखें, ये एक एक डाटा है मेरे पास। ये इधर हमारी प्राइस है जी तकरीबन 10.99 ना, ठीक है? ये हमारा यूनिट सेशन परसेंटेज ये चल रहा है, आई गेस यहाँ तक। अच्छा, इस ये यहाँ पर आके हमने अपनी, बल्कि यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक किया, यहाँ तक ना, क्योंकि ये 1 दिन डाटा 2 दिन लेट अपडेट होता है ना। तो यहाँ तक ये इसका आ रहा है कि ये हमारा यूनिट सेशन परसेंटेज है। अच्छा, अभी अगर आप एवरेज देखो, तो यहाँ पर आ जाते हैं ना, ये हम एवरेज का निकालते हैं, तो दिस इज़ 91% व्हिच इज़ प्रीटी गुड, ठीक है? लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि नहीं, जैसे हल्की-सी पीपीसी कम करते हैं, तो वो टिक नहीं पा रही, मतलब इससे भी ज़्यादा अच्छे यूनिट सेशन परसेंटेज वाले लोग बैठे हुए हैं। कैसे भी वो कर रहे हैं। आपका ये तो मेयार है ही नहीं ना कि भई मेरी यूनिट सेशन परसेंटेज 70% है, या मेरी यूनिट सेशन परसेंटेज 36% है, या मेरी यूनिट सेशन परसेंटेज 12% है। वो तो किसी काम का नहीं है। यू नीड टू बी कंपैरेटिवली बेटर।
आपको परसेंटेज नहीं चाहिए, आपको बेसिकली परसेंटाइल चाहिए कि आपकी जो परसेंटेज है वो बाकियों की निस्बत अच्छी होनी चाहिए, लड़ाई ये है। अब उसका इंडिकेटर क्या आता है? उसका इंडिकेटर है कि वो उसका मेयार क्या, अमेज़न का, अमेज़न ने तो सारे केपीआईज़ देखने हैं कि अभी बायर किसकी लिस्टिंग में सबसे ज़्यादा जा रहा है। अब आपका नंबर अगर चौथा आ रहा है तो आपको वो या छठा आ रहा है और 5वें छठे आप चौथे नंबर पर हैं और 5वें छठे की सीटीआर कन्वर्जन आपसे ज़्यादा अच्छा है तो अमेज़न उसको ऊपर कर देगा, आपको नीचे करेगा। जैसे ही आप हल्का-सा पीपीसी के ऊपर जो पैसा बहा रहे हैं वो थोड़ा नॉर्मल करेंगे। अच्छा, अब उस केस में ये केपीआईज़ हमारे काम आते हैं और वो भी इंडिविजुअल बेस पे ट्रैक किए हुए हैं। हम क्या करते हैं, मंथली बेसिस पे तोड़ते हैं ना, हम आप देखते भी होंगे बिज़नेस रिपोर्ट में, सारे देखते होंगे, लेकिन आप इस तरह से उसको डेली बेसिस पे ब्रेक डाउन नहीं करते होंगे। तो वो क्या आता है, अच्छा ठीक है, इस महीने में 83% रहा, इस महीने में फलाना। अब हमने साथ इधर ये कमेंट्स ऐड किए ना, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन उसकी ट्रैकिंग यहाँ पर है। इधर हमने लिखा कि प्राइस रिड्यूस हो गई है जी 9.9 पे, ठीक है? अभी हमने देखा था इसकी एवरेज थी हमारी 91%। अभी ये फिलहाल ये मार्च का डाटा चल रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि हर मंथ की शीट एक सेपरेट बनती है। अब आप ये देख लें नीचे, ये इसकी एवरेज 111% आ गई है। ये आप सिंपली ये देखें कितनी बार ये 100 से ऊपर है, 102, 119, 127, 117, 122, ये 82 आया, 124, 100। अब इधर देख लें, ये तकरीबन 112, फिर ये 83 है, 57 है, फिर 112, 145, 69, 77, 62। मुझे एक अंदाजा हो रहा है। तो मेरी चेंज, इफ माय चेंज इज गुड और बैड, उसका जो है वो इंटरप्रिटेशन देगा मुझे यूनिट सेशन परसेंटेज ना। ये चीज जाके मुझे उसका एक आइडिया देगा कि हाँ आपकी ये चीज एक अच्छी चल रही है। और ये जो यूनिट सेशन परसेंटेज है ये इसका अच्छा, इसकी ये ज्यादा पावरफुल है सीटीआर के बजाय। इसका एक अच्छा खासा रोल आता है रैंकिंग के ऊपर। अगर ये पहले ये खराब होना शुरू होगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि सेशन खराब होने शुरू होते हैं और उसके बाद पेज व्यूज खराब शुरू होने शुरू होते हैं। क्यों? यूनिट सेशन परसेंटेज बुरी है तो आहिस्ता आहिस्ता से आप डी रैंक करते हो, डी रैंक करते हो तो आपका जो पेज व्यूज डेफिनेटली लोग टॉप स्पोर्ट्स में ही, मिसाल के तौर पर अमेज़न के ऊपर ये मेरी लिस्टिंग्स है ना, लेट्स से 1, 2, 3, 4 ये लिस्टिंग है, नीचे पेज में स्क्रॉल डाउन करो यहाँ तक लिस्टिंग आ रही है। तो अगर 100 बंदा आता है सर्च रिजल्ट में, आपका पेज व्यू तो वो पड़ गया, लेकिन 100 में से 50 बंदे पहली 2 रो से नीचे नहीं जा रहे। अच्छा, फिर जो अगले 25 बंदे हैं वो तीसरी चौथी रो में आ रहे हैं, उससे अगले 25 बंदे नीचे आ रहे हैं, ठीक है? तो वो एक चीज़ आ जाती है कि आपका सेशन, पेज व्यू टू सेशन की रेशो ये कम होती जाती है। दूसरे नंबर पर अगर आपका पेज व्यूज़ भी कम हो रहा है तो इसका मतलब आप कुछ कीवर्ड्स के ऊपर डी रैंक कर रहे हो। तो जो इम्पैक्ट है वो इधर से ट्रिकल डाउन करके इस तरफ आता है, ठीक है? तो चीज़ ये आ गई कि एक इम्पैक्ट हमने गेज कर लिया, आपने इमेज चेंज किया है, ऐसे ही आपको नज़र आ जाएगा। आपने ए प्लस कंटेंट ऐड किया है, आपको ऐसे ही इम्पैक्ट नज़र आ जाएगा। आपने टाइटल ऑप्टिमाइज़ किया है, आपको इधर इम्पैक्ट नज़र आ जाएगा। हमने प्राइस चेंज की, हमें इधर इम्पैक्ट नज़र आ गया। ये एक चीज़ आ गई कि डी रैंकिंग का। अच्छा, जो बात हो रही थी कि डी रैंकिंग की जी वजह ये बन रही है कि मेरी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ नहीं है। और ये मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इधर हैं काफ़ी लड़के हैं, मुझे तो बाकायदा बाय नेम भी उनका है, जो अपने क्लाइंट्स की मुझे लिस्टिंग दिखाते रहे हैं। उनका भी लिस्टिंग का बेसिकली यही इशू है। वो कहते हैं वैसे भी पीपीसी लगाते हैं, $5000 लगा रही है, सेल आ रही थी, अच्छी आ रही है। पीपीसी कम करते हैं, वैसे भी सेल कम हो जाती है। वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है। एक का तो मुझे याद है, वो उसका कोई पैक ऑफ 3 था, तो वो भाईजान, उनका क्लाइंट पैक ऑफ 3 दे रहा है 14 या 15 का, मेन कंपैरेटर पैक ऑफ 3 दे रहा था 11 का। इनके रिव्यूज़ थे 400, उसके रिव्यूज़ थे 4500। वो कैसे टिकेगा भाई? मतलब मेन के बंदे हैं, उनके इस तरह से रिव्यूज़ ज़्यादा, प्राइस कम है। आप सस्टेन नहीं कर सकते। या तो आप कहें कि ठीक है, मैं 400 रिव्यूज़ और इस प्राइस के साथ 10वें, 12वें, 15वें नंबर तक भी आ रहा हूँ और 15वें नंबर तक की सेल्स के साथ आई एम सैटिस्फाइड। ठीक है, मैं उधर ही रह के ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रो करना चाह रहा हूँ, तो दैट इज़ योर चॉइस। लेकिन यू नीड टू हैव द क्लैरिटी कि जिधर अमेज़न आपको फेंक रहा है, आपकी यूनिट सेशन परसेंटेज या सीटीआर उस हिसाब से है। आप अपनी लाइक्लीहुड टू गेट द क्लिक या लाइक्लीहुड टू गेट द सेल के स्टैंडर्ड के हिसाब से उस लेवल पर खड़े हुए हैं। ठीक है, ये एक चीज़ आ गई। अब होता क्या है, दूसरी बात, अगर आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज है तो तहरीम आलम का था, उसकी लिस्टिंग का जो बड़ी मुश्किल से नाम लगता है प्रोडक्ट का दिल में, जो उनकी भजन की लिस्टिंग डेड हो गई थी, उनका भी यही इशू था कि पीपीसी चला रहे हैं, सेल आ रही है, नहीं चला रहे, नहीं सेल आ रही। अच्छा, मैंने उसके ऊपर लिस्टिंग को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज किया, ठीक है।
प्रॉपर्ली जब लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर लिया तो हमने ये चीज़ की कि पीपीसी दबा के चलाई, मतलब 2 या 3 टाइम्स बिड हैवी कर दी, टॉप पर चले गए। ऑर्डर्स जो हैं वो एकदम से ही 150-200 आने लग गए। अच्छा, बीच में एक दिन क्या हुआ, उनका कार्ड का ना कोई इश्यू आ गया, ठीक है? उनके कार्ड का इश्यू आ गया और जो पीपीसी के साथ अटैच था, पीपीसी नहीं चली। पीपीसी नहीं चली तो फिर भी हमारे ऑर्डर 170-80 ही आए। 170 190 तक आ रहे थे, 170-80 के करीब आए। अगले दिन देखा तो पीपीसी का कार्ड का इश्यू फिर नहीं फिक्स हुआ था, फिर भी हमारे ऑर्डर्स आए। हम ऑर्गेनिक रैंक सस्टेन कर रहे थे। अच्छा, उस ऑर्गेनिक रैंक को सस्टेन करने की वजह ये थी कि हमारा प्राइस पॉइंट, हमारी इमेजेस ए प्लस कंटेंट, हमारी ओवरऑल जिसको हम कहते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, वो ऐसी थी कि वो लिस्टिंग को टॉप के ऊपर टिका रही थी। ज़्यादा लोग उस पे क्लिक कर रहे थे, ज़्यादा लोग उससे सेल उठा रहे थे। इस वजह से हमारी पीपीसी बंद भी हुई, तब भी जब तक वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुए वो चलता रहा, और आई गेस उनको 9-10 दिन लगे थे। 9-10 दिन पीपीसी के बगैर उनकी लिस्टिंग चली थी। तो और ये मैंने मल्टीपल टाइम देखा हुआ है, जो मैं आपको लास्ट सेशन में बता रहा था कि 10-20 डॉलर की 20-30 की सॉरी हमने रखी हुई है बजट। उसके बावजूद भी हमारा रैंक खुद ब खुद इंप्रूव कर रहा है, हालांकि उसमें स्पॉन्सर रैंक का कसूर नहीं है। वो ये है कि जैसे ही हमारा अच्छा सीटीआर कन्वर्जन आता है, अमेजोन हमें प्रमोट करता है, उधर से सीटीआर कन्वर्जन अच्छा आता है, अमेजोन हमें मजीद प्रमोट करता है, उधर से अच्छा आता है, मजीद प्रमोट करता है। अमेजोन ने हमें टॉप के बंदों के साथ ला के बिठा दिए, क्योंकि हमारी ऑफर, हमारी ऑप्टिमाइजेशन ऐसी है कि हम टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं। और इधर इसलिए मैं कहता हूँ कि एंटीबायोटिक थ्योरी हाफ ठीक है, इफ मतलब एंटीबायोटिक थ्योरी इज करेक्ट इफ योर लिस्टिंग इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड। इफ योर लिस्टिंग इज ऑप्टिमाइज्ड, फिर एंटीबायोटिक थ्योरी वैलिड नहीं है। दिस इज द रीजन जो मैं ये बात करता हूँ। और दूसरी वजह ये है कि दिस इज व्हाई ऑप्टिमाइजेशन शुड बी अ कंपल्सरी कंपोनेंट टू लर्न फॉर अ पीपीसी मैनेजर, और दूसरे नंबर पर फॉर अ लॉन्च एक्सपर्ट। अगर उसको ये दोनों चीज़ें नहीं आती तो वो फारिग है, क्योंकि वो लगा रहेगा, पानी का पैसा बहाता रहेगा। ही नीड्स टू लर्न हाउ टू प्रोवाइड दी बेस्ट ऑफर इन द मार्केट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। तो ये पहला एक इशू आ गया कि आप इसमें अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करेंगे पीपीसी को ठीक रखते हुए, तो आपका डी रैंकिंग का मसला हल हो जाएगा। और ये बहुत कॉमन इशू है। मेरे ख्याल से 15 मिनट की ब्रेक कर लें। 15 मिनट के बाद फिर मैं डी रैंकिंग के जो बाकी इश्यूज हैं वो उनको भी डिस्कस कर लेता हूँ। आज शॉर्ट होगा, आई गेस मैक्सिमम हमारा 10:30-11 बजे तक एंड कर जाएगी चीज़। अच्छा, आप लोगों के जो क्वेश्चंस है ना, इसको काइंडली थोड़ा सा होल्ड कर लें, अपने पास लिख के रख लें या कुछ भी कर लें। मैं ये सारा एक्सप्लेन करने के बाद कैटर करूंगा, क्योंकि काफ़ी आपके क्वेश्चन बीच में ही हल हो जाएंगे और बड़े छोटे छोटे से हैं, मतलब हाँ ना ना नहीं ये वाले है ना। तो थोड़ा सा होल्ड कर लें और एंड पे जो है ना वो क्वेरीज कैटर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी। आ, ये पहली बात आ गई, डी रैंकिंग वाली। ठीक है, इसको देख लिया। अब इसके बाद आ जाए, इसके बाद अगर आप देखें तो जो आपकी बेसिकली डी रैंकिंग है ना, उसमें 3 के करीब फैक्टर्स आते हैं। अच्छा, पहला फैक्टर एक्सटर्नल जो है वो मामला ख़राब हो गया। एक्सटर्नल मामला ख़राब हो गया मतलब कंपेटिटर्स में से किसी ने अपनी प्राइसिंग को चेंज कर दिया ना, या कोई कंपेटिटर जो है वो अग्रेसिवली कुछ कीवर्ड्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। और जब वो इन्वेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो टॉप पर जा रहा है, तो एक या दो बंदे टॉप पर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बंदे फिर डी रैंक हो रहे हैं, उनमें से एक आप भी हैं। ठीक है। और आपको उधर से डी रैंकिंग फेस करनी पड़ रही है। कैसे ट्रैक करेंगे? ये मिसाल के तौर पर यहाँ पर आ जाते हैं ना, ये हमारा है जो हम कंपेटिटर की उसकी बीएसआर और प्राइसिंग को ट्रैक कर रहे होते हैं। अब अगर ये बेसिकली हमारे वाला होगा, हाँ जी, नहीं ये हमारे वाला है। हाँ, प्राइस बीएसआर। ठीक है। ठीक है, ये हमारी बीएसआर है, ये आगे ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। नहीं नहीं, ये ठीक है, सॉरी, ये ए बी एक हो गया, सी डी दूसरा हो गया, ई एफ तीसरा, जी एच चौथा, आई जे पांचवा, और के एल छठा। अब मिसाल के तौर पर मैं इधर देख रहा हूँ, जस्ट एक केस सिनेरियो आपको बताने के लिए। एक आपको बताता हूँ सिनेरियो। एक हमने प्रोडक्ट लॉन्च की थी कोविड के दौरान ना।
तो कोविड के दौरान इसकी सेलिंग प्राइस थी $6.99। अच्छा, वो 2-3-4 महीने अच्छे तरीके से रही और उसके बाद फिर जो है ना वो लिस्टिंग को बड़ा इजी छोड़ दिया, चल रही है। फिर अचानक से देखा कि वो लिस्टिंग जो है वो डी रैंक होती जा रही है। अच्छा, डी रैंक होती जा रही है तो उसके जब फैक्टर्स को चेक किया तो पता चला कि अब कोविड वर्जन ख़त्म हो गए हैं, तो कंपेटिटर्स मार्केट में आ गए हैं जो कि $3.99 पे चला रहे हैं। फ़र्क आ गया, कंपेटिटर की प्राइसिंग के ऊपर फ़र्क आ गया। उसकी प्राइसिंग के ऊपर फ़र्क आया, उसकी बीएसआर अच्छी हुई, ऐसे काफ़ी बंदे थे जो कि 6 7 8 बंदे टॉप के ऊपर आ गए। जब वो उनकी प्राइसिंग अच्छी है तो दे आर ऑफरिंग अ बेटर थिंग ना, बेशक हमारी लिस्टिंग जितनी मर्जी ऑप्टिमाइज्ड है। यहाँ इवेंचुअल क्रक्स ये है कि हमारी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के सामने जो उनकी प्राइसिंग की एफर्ट है, प्राइसिंग प्लस ऑप्टिमाइजेशन की एफर्ट है, दैट इज़ विनिंग। और उनको ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं। अब उसकी सेल पहले 5-6 स्पॉट में थी, तो जैसे ही प्रोडक्ट 8वें 9वें स्पॉट पे ही सेल ही खत्म हो गई, डी रैंक कर गए, ऑर्डर्स कम हो गए, सारी चीज़ें। तो एक जो फैक्टर ऑप्टिमाइजेशन के बाद दूसरा आता है, दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर कंपेरेटर्स ना। लोग आमतौर पर रिपोर्टिंग में एक को ट्रैक कर रहे होते हैं, दो को, आइडियली इधर 5 से 10 को मिनिमम, डिपेंड करता है। अगर तो आपकी सेल ही टॉप 6-7 तक है तो उनको कर लें। दूसरे नंबर पर अगर आपकी सेल 10 तक जा रही है तो 10 के 10 को ट्रैक कर लें, जितनी हिम्मत सकत है उतना काम कर लें। अगर इधर कोई, इधर फिलहाल मैंने जो है ना वो प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए ब्रांड नेम नहीं शो किए हुए। अच्छा, इधर अगर कभी ऐसा होता है कि इनमें से कोई एक ब्रांड टॉप के 6-8 स्पॉट में नहीं नज़र आ रहा और कोई दूसरा ब्रांड उभर के सामने आ रहा है, तो आप इधर लिखेंगे कि ये डी रैंक हो गया, या साथ ही इसका मेंशन कर देंगे कि ये इसका रैंक नंबर इधर स्टार्टिंग में ना ऊपर जिस तरह मैंने आपको इधर बताया था, ये इधर लिख रहे होते हैं ना, ये रिव्यूज कंपैरेटर नेम इधर लिख देंगे कि ये डी रैंक हो गया और ये नया वाला बंदा, इधर से इसकी ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी, ये नया बंदा आ गया, ताकि पता चले कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे चेंज हो रहे हैं। इस तरह अगर अभी आप देखें, ये कंपेयर, मैं अपने आप को छोड़ के कंपेरेटर्स का देखूं, ये बंदा 10,000 की बीएसआर के साथ था, 6 तक आया, फिर उसके बाद इधर पता नहीं क्या इसको हुआ, ये 30,000 की बीएसआर पे आ गया। हम डेली बेसिस पे करते हैं ट्रैक, और ये अब 30 के बाद फिर खराब हो गया है, 82,000 पे आ गया और फिर 61,000 पे आ गया। प्राइसिंग इसकी सेम है, कुछ ना कुछ तो हुआ भैया को फिलहाल। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ, ये 13,000 से 9,000 पे ये इम्प्रूव कर रहा है, ये 8,000 से 43,000 पे चला गया, ये खराब हो रहा है ना, ये बंदा बिल्कुल नीचे गिर गया। ये बंदा 14,000 से 10,000 पे है, ये ठीक है, इम्प्रूव कर रहा है। ये 18 से 12 पे इम्प्रूव कर रहा है, मतलब कि 3 इम्प्रूव कर रहे हैं, 2 खराब हो रहे हैं। हम इधर ये कंसिस्टेंसी के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, एक तो ये फैक्टर आ गया। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या आता है, जो मैंने आपको बताया था, आपकी पीपीसी के अंदर चेंजेस। आपने जो है वो कि कोई कैंपेन बंद कर दी जिसकी अच्छी खासी हिस्ट्री बनी थी, वो आपके 10-12 कीवर्ड्स को उठा के उसने रखा हुआ था, आपने उस कैंपेन को बंद कर दिया, उन कीवर्ड्स के ऊपर से पीपीसी खत्म हुई, आपको 4-5 दिन तो पता नहीं चला और आपने कहा ठीक है कैंपेन बंद किया, कुछ नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता से आपकी जब पीपीसी, अच्छा, इसमें फ़र्क है, मैं 2 चीज़ें बता दूँ। एक वेल ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग पे आपकी पीपीसी की जो है ना वो एकॉस और सीपीसी कम होता जाएगा, ठीक है? और जो दूसरी होगी, जो ऑप्टिमाइज़ नहीं होगी, जिसमें एंटीबायोटिक की बातें कर रहे हैं, उसपे आपका सीपीसी वगैरह कम नहीं होता, ठीक है? पीपीसी आपको हर हाल में चला के रखनी पड़ती है। उसकी रीज़न ये है कि पीपीसी जो है, लेट्स से एक कीवर्ड पे मैंने पीपीसी के साथ भी सेल आ रही है, आपकी पीपीसी के बगैर आप ऑर्गेनिक के लिए बैठ गए ना। अब आपको मैंने बता दिया कि पीपीसी की जो सीटीआर है, कन्वर्जन एवरीथिंग है, वो ऑर्गेनिक के अंदर जम कर दिया ना अमेज़न ने। अमेज़न कहता है दोनों एक ही हैं। अब आपको बेसिकली उसे कीवर्ड के ऊपर जो व्यूज़ हैं, या पेज व्यूज़, मतलब सर्च रिजल्ट में कितनी बार आपकी उसे कीवर्ड के ऊपर प्रोडक्ट आ रही है, वो 50 है। सेशंस, कितनी बार उस कीवर्ड के ऊपर आए हुए लोग जिनके सर्च रिजल्ट में आपकी प्रोडक्ट आ रही है, उन्होंने आपकी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया है, वो जो क्लिक करना है वो सेशन है। अच्छा, सेशन की बात आ गई तो उसमें से सेशन आपके जी 50 में से 25 हैं, 50% आपका सेशन आ गया। अच्छा, अब उस सेशन में से यूनिट सेशन परसेंटेज, वो जो 25 लोग आए हैं, उनमें से कितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट खरीदी, लेट्स से जी उनमें से 13 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट खरीदी, तो आपका यूनिट सेशन परसेंटेज 50% है। मतलब सेशन, जिन लोगों ने मेरी लिस्टिंग को खोल के देखा, उनमें से कितने लोगों ने खरीदी। अगर लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी उसमें से सिर्फ 5 बंदों ने खरीदी, तो 20% आपका यूनिट सेशन परसेंटेज आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 25, जो कि सेशंस हमारे। अब मेरा ये मामला है,
लॉजिकली बात करते हैं ना कि क्या चल रहा है। अब दूसरा बंदा है, वो उसको वो भी रैंक है, तो उसको डेफिनेटली हम टॉप पहली रो में ऑर्गेनिक में नजर आ रहे हैं, तो उसको भी तकरीबन तकरीबन यही चीज मिल रही है। लेकिन वो पीपीसी की भी पहली रो में बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसको जो उधर से सेल आ रही है, जो उधर से उसको क्लिक कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो सीटीआर आ रहा है, जो उसके ऊपर कन्वर्जन आ रहा है, वो पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक आएगा। हमने ये पहले डिस्कस कर लिया, हमारी लॉन्च ही पीपीसी की स्पेस पे स्टैंड करती है। तो मतलब उसका क्या हो गया कि भाई उसका ज्यादा व्यूज पड़े हैं, उसको उसको ज्यादा सेशंस मिले, उसको ज्यादा ऑर्डर्स आए हैं, और अच्छी एक सीटीआर यूनिट सेशन परसेंटेज को मेंटेन करते हुए, तो डेफिनेटली उसका रैंकिंग पे प्रिविलेज बन जाएगा। लेकिन ऑप्टिमाइज्ड और वेल ऑप्टिमाइज्ड और पुअर ऑप्टिमाइज में क्या फर्क आता है? वेल ऑप्टिमाइज की आहिस्ता आहिस्ता से सेल हिस्ट्री स्ट्रांग बनती है, Amazon भी चाहता है कि आप टॉप पर टिके रहें, और उस केस में आपकी एक कन्वर्जन बड़ी होती है, आपकी एक कॉस्ट कम होती है, आपकी जो है वो कॉस्ट पर क्लिक कम हो जाती है, आप कम खर्चे में टॉप के ऊपर सज के बैठ सकते हो। पूरा ऑप्टिमाइज वाला ये काम नहीं कर पाएगा। तो दूसरी जो चीज़ है, एक अच्छे चलते हुए ऐसा कीवर्ड, लेट्स से कोई कीवर्ड है, उसका 50-60% आपका जो भी कैप्चर सर्च वॉल्यूम का चंक उस कीवर्ड ने उठाया हुआ, उसके ऊपर डी रैंकिंग, पीपीसी में बंद कर दिया आपने, पीपीसी की कैंपेन बंद कर दी आपने, पीपीसी में फ्रेज और ब्रॉड मैच बंद कर दिया, जो कि कोई भी चीज़ जो कि आपकी रेवेन्यू के अंदर या सेल्स के अंदर एक टेंजिबल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो कैंपेन लेवल की बात है, वो कीवर्ड लेवल की बात है, जब वो बंद होगा तो काम खराब होगा। तो इसीलिए हम तो रिकमेंड करते हैं कि बंद ही उसको करें जिसकी सीटीआर कन्वर्जन पुअर है, ठीक है, क्योंकि वो रैंकिंग को रोक रहा है। जिसकी सीटीआर कन्वर्जन पुअर है वो क्या कर रहा है? वो रैंकिंग को रोक रहा है, ठीक है, उसको हमने बंद करना है। और जिसका हमारा सीटीआर कन्वर्जन अच्छा है, हम उसको कहते हैं बंद नहीं करेंगे। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है, सीपीए हमारे मैक्सिमम सीपीए से ज्यादा जा रहा है, तो बाय ग्रुप में डाल देंगे, लेकिन हम उसको बंद नहीं करेंगे। तो दिस वे हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। मैंने इतना भी टॉप पर नहीं रखना कि रैंकिंग के चक्कर में मुझे पता चले वो कीवर्ड ही मुझे लॉस में जा रहा है ना, वो फिर प्रॉफिट लॉस का मेरा पैरामीटर चुभने लग जाएगा। उधर से मैं लॉस में रह गया, प्रॉफिट में आ गया, ब्रेक इवन पे रह गया, साथ मैंने पीपीसी भी चला के रखी बायस ग्रुप में डाल के उसको, कि मेरी रैंकिंग भी जिस हद तक ये रख सकता है मेंटेन करे, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। थर्ड नंबर पर लिस्टिंग कंटेंट की चेंज। आपका अगर अच्छा जो टाइटल के अंदर या कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स हैं, वो रातों रात कीवर्ड रैंक भी कर सकते हैं, तो वो रातों रात डी रैंक भी कर सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, ये इधर जो है ना वो चीज़ को लिखा जाता है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जो है वो हम लिखते हैं, इधर कमेंट्स ऐड होते हैं, जिस तरह आ गया इधर आएगा ये, जिस तरह अब ये है ना यूनिट सेशन परसेंटेज वाला, ये देख लें इधर टाइटल पे हमने लिखा हुआ है, टाइटल की चेंज, इधर ये टाइटल जो ए है वो आ रहा होगा, इधर टाइटल बी है वो आ रहा होगा, इधर टाइटल की जो चेंज है वो चीज़ आ जाएगी ना, ठीक है। इधर टाइटल का जो मामला है वो चीज़ आ जाएगी कि ये मैंने टाइटल चेंज किया, अब उसके बाद मैं अपना इम्पैक्ट गेज कर रहा हूँ, क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। जैसा मैंने आपको बताया कि रिसेंटली हमने ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने अगर एजेंसी लेवल पे काम करें या इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करें, तो आपने इसके ऊपर एक कंट्रोल रखा के रखना है। कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है कि इस एक्टिविटी को ऐसे नहीं कर देना कि बड़े रफ एंड टफ वे में प्रोसीड कर लेना। ये वो जो एक्टिविटीज आपको बता रहा हूँ, दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर सेल। रैंकिंग पे इम्पैक्ट है तो उसके बाद बता के सेल पे इम्पैक्ट आ रहा है, चीज़ें वही आप क्लिक्स ही करें और टाइप भी करें, लेकिन इन एक्टिविटीज से आपकी सेल डैमेज हो सकती हैं। तो आपने ध्यान रख के टाइटल को चला के चेंजेस किए हैं, अब आप इसके केपीएस को ट्रैक करें। अगर आपको नजर आ रहा है कि हाँ ठीक है, डेफिनेटली एक दिन का डाटा कुछ भी नहीं होता, आपको 3 4 5 दिन एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है कि डाटा पुअर जा रहा है, तो ठीक है, वो चेंज अच्छी नहीं है। आपने प्राइस बढ़ाई, जिस तरह मैंने इधर प्राइस का बताया, अब ये प्राइस थी ना 10.99 पे, तो नजर आ रहा था कि ये नहीं अच्छी, इसको प्राइस को कम किया, मुझे पता चल रहा है ये चीज अगर बढ़ी है तो मेरी कन्वर्जन बढ़ेगी, मेरी कन्वर्जन बढ़ी है तो मेरी एक कॉस्ट कम होगी, मेरी एक कॉस्ट कम हुई है तो कॉस्ट पर क्लिक भी कम हो जाएगा, और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्राइस कम करो लेकिन मुझे पता है मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आ गया हमारा। इसके अलावा जो तीसरी कॉज है जो इम्पैक्ट डालती है हमारी छोटी में से, वैसे टोटल देखी जाए तो चौथी कॉज होगी। अच्छा, पांचवें नंबर पर एक मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी है, आजकल ये पिछले 6 8 महीनों से चल रहा है, लिस्टिंग की रैंकिंग में इम्पैक्ट आ रहा होता है, रैंकिंग ठीक नहीं जा रही।
रैंकिंग ठीक नहीं जा रही जी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज्ड जी, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं जी। जब उसकी कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं हम, कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट को इन्वेंटरी रिपोर्ट में केस ओपन करना पड़ता है कि आई वांट कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट फॉर एस इन दिस। अब पहले 24 घंटे का टाइम था, अब अमेज़न 15-20 मिनट में कर देता है। रिफ्रेश करें, इन्वेंटरी रिपोर्ट्स में जाके कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट को डाउनलोड कर लें। वो बेसिकली आपकी जो लिस्टिंग है उसको एक्सेल फॉर्म में दे देता है, जिस तरह फ्लैट फाइल पड़ी होती है ना वैसे। कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट में ये देखने में आया कि आप पता नहीं ये कोई आपका कंपैरेटर भी चाहे, तो अगर आपकी लिस्टिंग प्रोटेक्टेड नहीं है तो जाके चेंज कर दे, ठीक है, उसकी तरफ से भी हरकत आ सकती है। दूसरे नंबर पर आपका कुछ ग्लिच भी आ सकता है, या आपकी तरफ से पुअर सिलेक्शन हो सकती है, आपने जो सब कैटेगरी है वो या आइटम टाइप कीवर्ड जो है वो ठीक नहीं डाला हुआ, और उसकी वजह से वो आपको बताया ना कि हर एक सब कैटेगरी के अगेंस्ट अमेजोन ने एक सेट ऑफ कीवर्ड को रजिस्टर किया हुआ है। वही सब कैटेगरी के बंदे इस सेट ऑफ कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक होंगे। आपकी सब कैटेगरी चेंज चेंज हो जाती है तो वो सिस्टम मानता ही नहीं है कि नहीं भाई ये पता नहीं रेलेवेंट है कि नहीं है। तो उस केस में फ्रंट एंड पे मुझे ये देखने में आया, मैंने इस तरह के 7-8 केसेस देख लिए हैं, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब आप लिस्टिंग एडिटिंग में जाते हैं तो उधर आपकी मर्जी वाली सब कैटेगरी आ रही होती है, लेकिन जब आप कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो डिफरेंट होता है। तो उस केस में केस ओपन करें अमेजोन के साथ, उसको स्क्रीनशॉट भेजें, ये मेरी कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट है, ये देखिए इसका आ रहा है, तो उसको बैकएंड पे अपने सिस्टम में आप करेक्ट करें, ये चीज़ आ जाती है। ये एक हमारा इशू है, ठीक है। अब ये बेसिकली 4-5 चीज़ें हैं जिनको हमने देखना होता है और इनकी ट्रैकिंग करनी होती है, और इनकी ट्रैकिंग करके जो एक डी रैंकिंग का मसला है उसको हल कर सकते हैं। अच्छा, एक दूसरी चीज़ है, इधर जब हम आ रहे थे इधर, तो ये एक हमारा है ना अवेलेबल इन्वेंट्री वाला। इसमें हम क्या करते हैं, जब आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स चल रही होती हैं, अल्लाह करे आपकी अपनी चल रही हो, ठीक है, आगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह सबकी अपनी अपनी चलेंगी, तो यहाँ अभी आपके क्लाइंट्स की चल रही है व्हाट्सएवर इज द सिनेरियो, तो जो अवेलेबल इन्वेंट्री है ना उसका एज सच वो इतना ट्रिगर आता नहीं है, हाँ, भूल जाते हैं हम ना, हम तो खास तौर पे भूल जाते हैं कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स वही चल रही हैं, किस प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री पहुंचेगी थ्रेशोल्ड पे, तो उसको जाके हमने ऑर्डर प्लेस करना ना, ठीक है। अब लेट्स से आप एक बार डिस्कस कर लेते हो, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। अगर आप आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं 2 महीने तक, आपकी पुअर डिसीजन की वजह से आपने पहचाना नहीं और आपने सेल्स को फोरकास्ट नहीं किया, या जो कोविड के चक्कर में या जो वैसे चीज़ें इश्यूज आते हैं उनका बफर ऐड नहीं किया अपनी टाइमलाइन एस्टिमेशन में, और आप 2 महीने आउट ऑफ स्टॉक चले गए, तो यू मेड लॉस ऑफ दोज 2 मंथ्स। हो सकता है आप उन 2 महीने में पर मंथ 3,000 का प्रॉफिट बना सकते थे, आपका $6,000 का लॉस हो गया भाई, आपने 2 महीने का टाइम मिस कर दिया है। तो कंसिडर दिस अ लॉस एज वेल, ये भी लॉस है, ठीक है ना। मनी लेफ्ट ऑन द टेबल या नॉट अर्नड इज वुड फॉल इन लॉस, वो भी आपका नुकसान हो गया। अब वो चीज़ है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें ये एक सिंपल इसकी फॉर्मेटिंग की होती है, आप एक बार देख लेंगे कि लेट से भी मेरे यूनिट्स की दो चीज़ें आपने तो देखनी होती है। आपने देखना होता है कि लीड टाइम क्या है। लीड टाइम की क्या डेफिनेशन है, लीड टाइम इज इक्वल टू कि जो हमारा प्रोडक्शन टाइम है, प्रोडक्शन टाइम है मल्टीप्लाई बाय जो हमारा शिपिंग का टाइम है ना, ये बेसिकली मेरा लीड टाइम है। या फिर मैं अगर इसको कहता हूँ कि जी 1 मंथ प्रोडक्शन में लगता है, और उसको जो है ना आप ऐड कर लें, अच्छा ये इधर भी सॉरी ऐड का सिंबल आएगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा आप इसको ऐड कर लें, तकरीबन इसमें 1.5 मंथ मेरा लग जाता है। अब मैं कह रहा हूँ कि जी मेरा 2.5 मंथ इसका लग जाता है, ये मेरा लीड टाइम है। अब मैं इधर अपनी सेल वेलोसिटी चेक कर रहा हूँ डेली बेसिस पे ना, 20 लेट से मेरे दिन के अब निकल रहे हैं जी 50 यूनिट्स। मैं देख रहा हूँ जी मेरे दिन के यूनिट्स हमारे 50 निकल रहे हैं, ये मेरे 50 यूनिट निकले हैं। अब इधर से ये मेरी इन्वेंट्री है, मुझे नज़र आ रहा है कि 50 का मतलब है मेरे महीने के हैं तकरीबन आप कह लें 1,500 यूनिट, 2 महीने के 3,000 यूनिट है ना, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है 3 महीने के ये मेरे हो गए, जारी बात है ये जो भी टाइमलाइन आएगा हम उसमें 2 हफ्ते का बफर वैसे ही ऐड कर देते हैं। कस्टम पे फंस सकती है इन्वेंट्री, सप्लायर लेट कर सकता है, फ्रीट फॉरवर्डर कह सकता है कि मंडे को आपने इन्वेंट्री दी है, हमारा जो कंटेनर है वो तो फ्राइडे वाले दिन निकलता है, इस तरह की बातें आती है, तो हम 2 हफ्तों का बीच में मैं इधर लिख देता हूँ। हम हमेशा इसमें
कौन सा भाई, ये चले, हम इसमें जो है ना वो 2 वीक्स का बफर ऐड करते हैं। 2 वीक्स का बीच में, ये 3 मंथ्स का आ गया टाइम। अब मैं इधर एक चीज देख रहा हूँ कि मुझे नजर आ रहा है कि अच्छा ये 50 के हिसाब से मेरी, अगर यही सेल वेलोसिटी चलती जाती है तो मेरे इधर जी लेट्स से यूनिट्स रह गए हैं, आ, आप कह लें 5,000 ना, 5,000 मेरे यूनिट्स रह गए। अब आइडियली अगर मेरी 50 की ही इन्वेंट्री चल रही है तो मैं तकरीबन तकरीबन मेरे पास 500 यूनिट्स का कुशन है ना। मैं मेरे 50 की एक दिन की है, मतलब महीने की 1,500 की, 2 महीने की 3,000 की, 3 महीने की 4,500 की। और मैं अभी जब 4,500 का इसका फिगर रह जाएगा, मैं तब इसका ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो तब जाके ये 3 महीने के अंदर मेरी इन्वेंट्री पहुंचेगी। दिस इज द मिनिमम आई एम डूइंग। मैं तो इस हक में हूँ, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी किसी सेशन में रिकमेंड किया था कि आपका 5,000 यूनिट्स का तो कुशन उसी कंट्री में अवेलेबल होना चाहिए जब आपकी प्रोडक्ट चल पड़े। और 5,000 जैसे ही ये खत्म होने लगे, तो आपने हमेशा कोशिश करनी है, मैंने उस कुशन को जो कि 3PL में पड़ा हुआ है, या आइडियली तो कोशिश होती है कि किसी अजीज के घर ही फिट हो जाए, मैंने उसको रिप्लेनिश करते रहना। आप उसको बचाते रहेंगे ना तो अमेजोन बच ही जाएगा। अमेजोन पे आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं होंगे। और कोई भी महीना आप आउट ऑफ स्टॉक जाते हैं तो आप रैंकिंग का भी खर्चा करेंगे, आप जो थोड़ा बहुत होता है, हालांकि बहुत कम होता है, और आप जो आउट ऑफ स्टॉक रह के पैसा गवा रहे हैं वो भी जाया हो रहा है। अच्छा, अब हम इधर क्या कर देते हैं कि इसको पकड़ के, ठीक है, इधर ये एक वो कंडीशन, वो कलरिंग इसकी कर देते हैं ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ये मैंने जी इधर कर दिया कि अगर जो है ये हमारा सेल है, इसमें हमारी लेस देन जाएगी वैल्यू 5,000 से, या लेट्स से मैं 5500 कहता हूँ, 1,000 पहले, या मुझे तकरीबन आप कह लें 20 दिन पहले पता चल जाना चाहिए कि भाई मैंने पैसा अरेंज करना ना। जब ये इससे नीचे आए तो आप मेरा कलर कर दो ऑरेंज, ठीक है। और इधर मैं एक और रूल लगा लेता हूँ कि जब मेरी इधर इन्वेंट्री ये जो है नंबर ये 4500 से नीचे आ जाए, तो आप इसका जो कलर है वो रेड कर दें, ठीक है। तो ये सेल इज़ नॉट एम्प्टी, इसको मैं ये डिलीट कर देता हूँ। अब जी इधर मेरा फिर आ गया तकरीबन 4,800, ये आ रहा है। इधर मेरा आ गया जी दोबारा लेट से 4,600, ये आ गया। इधर ये मेरा आ गया 4,500, ये आ गया। जैसे ही ये मेरा हुआ, नहीं ये क्यों नहीं ट्रिगर आ रहा, अच्छा एक सेकेंड, 4,000, हाँ, इसका वो एक लगा लीजिएगा ना, इधर एक हमारा और फिल्टर आ जाएगा कि ये लेस देन डेट, लेस देन या उसके बराबर आ जाएगा, ग्रेटर देन और लेस देन ये दोनों लग जाएंगे इधर। इधर हम ये कर लेंगे कि अगर ये ग्रेटर देन, हाँ ये आ गया ना, ठीक है। अगर हम इसको ये कर लें कि ग्रेटर देन 4,500 है, तो ये चीज़ हमारी आ जाएगी। तो होता क्या है कि जब टीम देख रही होती है या आप एक मास लेवल पे चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, तो आपको जो है ना वो रेड कलर जब भी आता है आपको ट्रिगर रेज हो जाता है कि भाई ये काम खराब है और मैंने ऑर्डर प्लेस करना है। अब एक क्लाइंट हो तो तब भी आपकी जिम्मेदारी बनती है एज अ फ्रीलांसर, आप खुद भी देख रहे हो तो आपको ये वैल्यू लिखी होनी चाहिए, आपको पता हो। और जब आपकी सेल वेलोसिटी डेफिनेटली ऊपर नीचे जाए तो आप उसको वीकली बेसिस पे रिव्यू करें, मुझे उसको एडजस्ट करना है। हो सकता है मेरी सेल वेलोसिटी 100 की हो जाए तो मेरा ये थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है 4500 की बजाय 9,000 पे चला जाए। ये मेरी सेल वेलोसिटी जो है वो लेट से 150 की हो जाए तो ये 9,000 की बजाय 13,500 पे चला जाए। तो इस एक चीज का ध्यान रखना, ये भी हमारी जो शीट की ट्रैकिंग आ रही होती है उस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक एक और इसमें चीज ऐड करता हूँ। कभी कभार क्या होता है, आप इधर से आएंगे और आप इधर आके देखेंगे कि भाई ये मेरी BSR है, ये आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछे ना कि क्या वो एक KPI है या 2 KPI है जिनके ऊपर आप नजर रखते हैं और बाकी सारी चीजें जैसी भी चल रही हों एवरीथिंग इज फाइन, आप ये क्या चीजें ऐड करते हैं ना। अच्छा, इसमें सॉरी एक चीज मुझे लग रहा है हमारी मिसिंग है, एंड दैट इज प्रोडक्ट रेटिंग। इसमें ना अगर पता नहीं मैं मिस कर गया हूँ कहीं, ये प्रोडक्ट रेटिंग 4.6 है, 4 पॉइंट क्या है वो, ये रिव्यू रेटिंग में
हाँ बिल्कुल ये चीज़ आ जाएगी। वैसे इधर ये वो लिख देते हैं ना, रिव्यूज़ 500 स्लैश 4.6 4.5, लेकिन आप लोगों की क्लैरिटी के लिए क्या हम इधर प्रोडक्ट की रेटिंग भी एंटर करते हैं। अगर आप पूछें कि क्या केपीआईज है जो कि ठीक चल रहे हैं तो दाएं बाएं नहीं दिखते, वो हमारा होता है बीएसआर का। मुझे अंदाजा हो जाता है कि यार टॉप के ऊपर आने के लिए मेरी बीएसआर एक ये है, 3,000 के पास पास रहनी चाहिए, 2,000 के पास पास रहनी चाहिए, कुछ में प्रोडक्ट्स में 10,000 के पास पास रहनी चाहिए। तो जो सबसे पहले जिस केपीआई के ऊपर आपकी नजर पड़नी चाहिए ना, दैट शुड बी योर बीएसआर। ठीक है, और उसके साथ फिर आपकी नजर पड़े डेली प्रॉफिट लॉस पे। ये दो चीजें जो है ना, ये काइंड ऑफ आप समझ ले पैरेलल है। मेरा डेली पैसा बन रहा है, मेरी बीएसआर अच्छी है, बाकी चीजें होती रहेंगी। मतलब एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी ट्रिगर। मैं ये नहीं कहता कि ट्रिगर ही नहीं है, एवरीथिंग एल्स इज अ सेकेंडरी ट्रिगर। इन दोनों पे अगर ये दोनों ठीक है, बीएसआर ठीक है, मतलब मेरे रैंक्स ओके हैं, ठीक है, मेरी सेल अच्छी आ रही है, मेरी कन्वर्जन अच्छी है, हर चीज वो इट इज गुड। जैसे मेरी बीएसआर खराब हो गई तो मतलब भाई ऑर्डर कम हो गए हैं। अब ऑर्डर कम हो गए हैं तो क्या मेरे रैंक ड्रॉप हुए हैं, क्या मेरी रेटिंग खराब हुई है, क्या मुझे रिटर्न आए हैं, वो दिस इज अ सिम्टम। ठीक है ना। वैसे ही है जैसे भी बीएसआर है बुखार की तरह, बुखार हो गया। अब जी वो टाइफाइड का बुखार है, वो नजले जुकाम का बुखार है, वो डेंगू का बुखार है, वो जो है वो सर्दी लग गई है, बारिश में नहा लिया आपने, कुछ भी आ गया, तो बीएसआर इज अ सिम्टम। बीएसआर आपको बताएगा कि भाई चीजें ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। बीएसआर अच्छी है, ठीक है। अब आप आ जाएं कि आपकी बीएसआर खराब है, तो उस केस में आके दिल पे नहीं लेना आपने, आप इधर आके एक कंपैरिजन बीएसआर चेक करेंगे ना। इस तरह हम इधर आ जाते हैं, एक कंपैरिजन बीएसआर कि ठीक है भाई जो 3,000 वाला है, कल के दिन से आज के दिन एक कंपेयर करेंगे। 3,000 से ये 3,800 पे आया है, ये अच्छा ये ठीक है, ये तो वैसे ही इसका बेड़ा बहुत दूर गया हुआ है। ये 6,000 से 9 पे आया है, ये चलो इम्प्रूव करा है, लेकिन वही बात है जो करीब करीब वाला है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, हम इसको नहीं देखेंगे। ये 10,000 से ये तकरीबन सस्टेन किया, ये सस्टेन किया। कभी कभार क्या होता है, वो दिन या वो सीजन आपकी पूरी नीश का ही ठंडा होता है। मिसाल के तौर पर जब आपकी प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ सीजन जाएगी, या कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो एक सीजन स्ट्रॉन्ग होता है, एक सीजन जरा सेमी स्ट्रॉन्ग होता है ना, मतलब मिड पे सेल्स आ जाती हैं, हाफ हो जाती हैं। कोई किचन गर्मियों बारबेक्यू से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स कह लें आप, ठीक है, या क्रिसमस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स कह लें, वो गर्मियों में चलता है, ये सर्दियों में चलता है, वो एक कॉमन सी बातें हैं। अब जब आप देखेंगे कि यार मेरी बीएसआर के साथ साथ सारे कंपेरेटर्स की भी एक ट्रेंड आ रहा है, लेट से बीएसआर बढ़ रही है तो सबकी ही बढ़ रही है, तो ठीक है, आपके रैंक्स मेंटेन रहेंगे, क्योंकि वो बीएसआर जो है वो पूरी आपकी वो देख रहा है ना, अमेजोन सब कैटेगरी है तो उसमें भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। ये मेन कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स की एक पूरी कैटेगरी की असाइन हो रही है बीएसआर, तो वो डिफरेंस आएगा। हाँ, अगर आप देखते हैं नहीं मेरे कंपेरेटर्स की बीएसआर सेम जा रही हैं और मेरी बीएसआर खराब हो रही है, तो तब जाके जरा इस तरफ भी नजर घुमा लें। ये अब हम देख रहे हैं कि डाटा रीड कैसे करना है। आप इधर भी आ जाएं कि क्या रिटर्न्स तो नहीं एक्स्ट्रा पड़ रही। अक्सर ऐसे होता है कि रिटर्न पड़ती है ना आपको, आपको रिटर्न पड़ी होती है, तो वो जो रिटर्न आती है वो थोड़ी देर के लिए आपकी सेल वेलोसिटी को कम करता है। ये बड़ी एक बाबसूख बात है कि जब आपकी एक रिटर्न्स आती है ना, लोग इसको देख नहीं रहते, लोग कहते हैं अच्छा, वो जाके सीधा जाते हैं पीपीसी के ऊपर, कीवर्ड रैंकिंग के ऊपर, ब्ला ब्ला सारी चीज़ों के ऊपर। जब आपके रिटर्न्स पड़ते हैं ना, और आप उसको नहीं अगर ट्रैक करें, किसी भी तरीके से मिस कर रहे हैं, तो वो रिटर्न आपकी बीएसआर खराब होती है, आपके थोड़े से ऑर्डर कम आते हैं, क्योंकि अमेजोन का एल्गोरिथम कहता है यार ये अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं दे रहा, इसको होल्ड करो थोड़ा सा। रिटर्न के केस में वही चीज, एक ही एहतियात आपने, अगर तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बुरी है तो डेफिनेटली उसको नोट डाउन करें, यू कांट डू एवरी एनीथिंग, आपको दूसरे उसमें जाके इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्या उसको कहते हैं, बैच ऑफ शिपमेंट में। यहाँ कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी प्रोडक्ट की किसी ऐसी वजह से रिटर्न आ रहे होते हैं, जब आप उसकी हिस्ट्री जाके देखते हैं, आप वो कस्टमर एक्सपीरियंस इसको देखते हैं, ठीक है, एनसीएक्स रेट, एनसीएक्स रेट को देखते हैं यार, रिटर्न रिपोर्ट में जाके रिटर्न की रीजंस को पढ़ते हैं। दो ये सोर्सेज है ना, तो उधर आके आपको नजर आ रहा होता है कि अक्सर लोगों ने तो लिखा होगा अनवांटेड प्रोडक्ट, ठीक है, नहीं पसंद आई, ये वो कुछ नहीं होता। कुछ एक आधा अल्लाह का बंदा ऐसा होता है, उसने रीजन में लिखा होता है कि भाई ये आपको नेगेटिव अगर रिव्यू पड़ गया, उसमें लिखा होता है कि इस बंदे ने कहा है कि इसकी ये प्रोडक्ट जो है वो इस क्वालिटी की है, हालांकि ये इस क्वालिटी की नहीं दूसरे की है। तो होता क्या है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन या आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जो कंटेंट लिखा होता है,
या आपकी प्रोडक्ट की जो सिचुएशन होती है, जो उसका मटेरियल वगैरह होता है, वो और आपकी लिस्टिंग का कंटेंट ये मैच नहीं कर रहे होते। आप खुद आपकी सुस्ती, आपके पार्टनर की गलती, आपके बीए की सुस्ती, उन्होंने उस चीज़ को मैनेज ना किया। तो वो ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ बायर्स, वो एक इशू आ जाता है। आप सिंपली एक लाइन को अपडेट करते हैं, एक चीज़ को अपडेट करते हैं, एक वार्निंग डाल देते हैं, तो वो रिटर्न का रीज़न बंद हो जाती है, एंड दैट कंट्रीब्यूट्स टू योर रैंकिंग, अगर आप ध्यान करें तो। ठीक है? फिर इसके बाद इसी रिटर्न में ही आप एक चीज़ देख लें, रिटर्न में ये चीज़ आ जाती है, पहले पेज के ऊपर जो रिव्यूज़ आपके आ रहे होते हैं, आपकी लिस्टिंग के अंदर, वो जो रिव्यूज़ हैं वो 3 स्टार 4 स्टार नहीं आने चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, 3-4 स्टार रिव्यू आए होते हैं, 2 स्टार रिव्यू आते हैं, कंपैरेटर ना 2-4 अपने दोस्तों को कहते हैं भाई इसको अपवोट कर दो, ये टॉप पर सज के बैठ जाए। दैट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ लोग आपकी प्राइस इमेजेस को देखते हैं, फिर सीधा हर चीज़ स्किप करके नीचे आते हैं रिव्यूज़ को। टॉप के आपके 3-4-5 रिव्यू, उनको नहीं पता कि जाके हमने 1 स्टार रिव्यू पढ़ना है, 2 स्टार पढ़ना है, वो उन्होंने टॉप के 4-5 रिव्यूज़ को देखना है। उन्होंने उसकी बेस पे डिसीजन लेना शुरू कर देना है। रास्ते में अगर किसी कंपैरेटर से मुलाकात हो गई, उसकी लिस्टिंग वगैरह अच्छी लगी, तो उसका उनका उस पे दिल आ जाएगा, वो उधर निकल जाएंगे। ठीक है? तो उधर आपने मेक श्योर करना होता है कि मेरा जो लिस्टिंग के ऊपर मेन रिव्यूज़ हैं वो पॉजिटिव ही रहें। वो अगर नेगेटिव वाले हैं तो आप पॉजिटिव वालों को आहिस्ता आहिस्ता से एक एक दो दो तीन तीन करके अपलोड करवाते रहे, ताकि वो टॉप के ऊपर आ जाएं, और नेगेटिव रिव्यूज सेकंड थर्ड पेज पे चला जाए। उसका एक इम्पैक्ट आता है आपकी कन्वर्जन के ऊपर, उसका एक इम्पैक्ट आता है। छोटा इम्पैक्ट है डेफिनेटली, हम जो जिस तरतीब में बातें कर रहे हैं, इन सब बातों के इम्पैक्ट्स भी ऐसे हैं, लेकिन ये मैटर करता है, और ये चीज़ आपकी निटी ग्रिटी इम्प्रूवमेंट लेके जाती है। तो ये चीज़ है। ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज़, रिटर्न में अक्सर जो है ना, एक मामूल बना ले, आप किसी भी क्लाइंट का अकाउंट पकड़ते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट कर रहे हैं, तब तो हर बंदा, वो क्या कह रहा हूँ ना, वो तो खाता भी प्रोडक्ट है, सोता भी प्रोडक्ट के साथ है, वो पीता भी प्रोडक्ट है, और वो कुछ भी करते वक्त प्रोडक्ट का ही सोच रहा होता है ना, उसकी तो खैर है। लेकिन अगर आप क्लाइंट के पकड़ते हैं प्रोडक्ट, तो उसमें सेलर सेंट्रल में सेटिंग में जाके, उसमें एफपीए सेटिंग में जाके रिफर्बिश रिटर्न आइटम को डिसेबल लाजमी करें, वरना सीधी एकदम से आ रहा होता है कि भाई लिस्टिंग ही मैंने उड़ा दी, अमेजोन कहता है मुबारक हो। ठीक है? ये एक चीज आ जाती है, ये मामला आ गया। अब दूसरे नंबर पर अगर आप आ जाएं कि कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें जो है ना वो एक रिकॉर्ड रखना बड़ा ज़रूरी है। ये मैंने बताया, ये सारी थी डिफेंसिव अप्रोच। ये सारी थी कि आपने अपनी प्रोडक्ट को डी रैंकिंग से कैसे बचाना ना, और क्या चीज़ों को हम डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, ट्रैक कर रहे होते हैं। और अगर डी रैंकिंग का मसला आता है, तो पैटर्न आसान, ये आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। आपका एक्सटर्नल फैक्टर है, आप इधर इस शीट से पता कर लेंगे ना, इधर से आपकी अपने कंटेंट के अंदर कुछ चेंजेस थी, आपकी ऑप्टिमाइजेशन का मसला था, या स्टार्टिंग में आपकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं टिक रही और आपने ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट करके चेक करना है कि आर दे गोइंग टू पुट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और नॉट, तो ये वाली शीट आ जाती है। आपका पीपीसी वाला मामला है, तो इधर जो आपका एक्टिविटी लेजर है वो आ जाता है। आपकी पुअर रिव्यू रेटिंग या रिटर्न है, तो ये आ जाता है, ये आ जाता है। ठीक है? ये आपका आ गया एक डिफेंसिव मैकेनिज्म। तो उस केस में जो है वो, ये आ गई बात। अब एक बात करते हैं और क्या चीज़ें हैं जिनका हम एक वीकली बेसिस पे जिनको ट्रैक करते हैं, और जिनकी हम एक रिकॉर्डिंग रखते हैं, और वो आ जाएगी बेसिकली स्केलिंग की बात। हमने स्केलिंग पढ़ ली है ना, कि आप फेज़ 2 ऐड करेंगे पीपीसी का, फेज़ 3 ऐड करेंगे। ब्रांडिंग में आप अमेज़न पोस्ट पे जाएँ, posts.amazon.com, उधर से पोस्ट करना शुरू करें, फ्री ट्रैफ़िक है। इसके अलावा जो है वो एट्रीब्यूशन लिंक को ट्राई करना शुरू कर दें। हाई डोमेन अथॉरिटी वाली जो आपकी एक्सटर्नल वेबसाइट्स हैं, आपकी नीश से रिलेटेड, लेट्स से आपकी स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट है, तो स्पोर्ट्स की नीश, उधर जाके उनके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग करवाएँ, उनके अंदर लिंक डालें अपनी प्रोडक्ट के, या किसी ब्लॉग के ऊपर बैनर खरीद लें। वो 60 से $150 का एक बैनर मिलता है। सिंपली आपने वेबसाइट पे जाना है, मतलब आप लिखें बेस्ट स्पोर्ट्स वेबसाइट्स जो टॉप के ऊपर रैंक आएंगी, उनको देखें। किसी एसईओ वाले बंदे से पूछ लें,
दोस्त से कि भाई इसकी डोमेन अथॉरिटी चेक कर दो, या यूट्यूब कर लें, आपको आ जाएगा डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, चलो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर लें, उसको कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके कहना कि मुझे आपका बैनर ऐड चाहिए 1 वीक के लिए। वो कहेगा $60, $150, कोई अच्छा होगा $300-400 मांग लेगा। अब वो एक साइट है जहां पर हाई क्वालिटी ऑडियंस आती है ना, क्योंकि वो लोग उसके आर्टिकल को पढ़ने के शौकीन है, और उस साइट का रेफरल बहुत स्ट्रांग है कि वो साइट जो है वो गूगल की आंखों का तारा है, हाई डोमेन अथॉरिटी है। उधर से अमेज़न पे जाता है तो हमेशा ये चीज़ आपको वो होगा कि टोकन आता है ना, हमेशा जब भी आप एक मैसेंजर से अमेज़न पे जाएँ, फेसबुक से अमेज़न पे जाएँ, एक टोकन आता है, वो बताता है कि ये बंदा ये लिंक कहाँ से आ रहा है। जब वो पता चलता है ना, अच्छा ये जहाँ से आ रहा है वो एक हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है, तो इम्पैक्ट एक डिफरेंट होता है। तो ये सारी आपकी आगे स्केलिंग की हमारी एफर्ट्स चलती हैं। ठीक है? अच्छी खासी चीज़ आ जाती है। अब इसमें जो है वो आपने एक वीकली बेसिस पे क्या चीज़ करना होता है, वीकली बेसिस पे आपने कुछ 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1 इसमें आ जाएँ, आपने अपना देखना है कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम की रेशो ना, वो पूरी स्टार्क शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम की परसेंटेज देखिए। अब आप जो टोटल कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम जो कि है आपका मास्टर कीवर्ड लिस्ट से आपने निकाला है। अब मास्टर कीवर्ड लिस्ट से लेट से 1 लाख का आया, आप रैंक कर गए, आपकी अच्छी भी है सारा, लेकिन आप देख रहे हैं अभी मेरा कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम जो है 50% है, 60% है, 65% है। हम कंपेरेटर का भी तो देखते हैं ना, और हम देखते हैं कि ये इधर एक गैप आ रहा है ना नजर, हम इसमें चीज को देखते हैं कि एक इसका गैप नजर आ रहा है। एक सेकेंड। अच्छा, तो इसका एक गैप नज़र आ रहा है मुझे कि भाई हम कंपैरेटर का भी तो यही देख के आइडेंटिफाई करते हैं ना कि भाई ये गैप नज़र आ रहा है और चीज़ का काम ख़राब हो सकता है। मैं सिर्फ 50% सर्च वॉल्यूम को कैप्चर करके बैठा हूँ, या मैं 70% सर्च वॉल्यूम को कैप्चर करके बैठा हूँ। तो वीकली बेसिस पे एक एनालिसिस करें और उस एनालिसिस को करके देखिए अच्छा भाई कितना कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम रह गया, और अब मैंने कहाँ उसको बाकी जो बाकी कुछ बच गया। तो फिर आपको पता हो मैंने पीपीसी में या उसको अपने कंटेंट में कहीं देख के एडजस्ट करना है और मैंने उसके ऊपर रैंक करना है। या अगर आप 100% कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम कर चुके हैं तो आप एक वीकली बेसिस पे मेंटेन करेंगे कि मेरा कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम ओके है, मेंटेन है, कोई मसला तो नहीं है। लास्ट वीक 1.5 लाख था, अभी 1.5 लाख है। अच्छा, जब ये चीज़ आ जाए तो आफ्टर 1 मंथ फिर आप कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम का घेरा तंग कर देते हैं। अगर पहले आपकी कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम की डेफिनेशन थी टॉप के 25 स्पॉट्स, फिर आपका आना चाहिए टॉप के 15 स्पॉट्स। फिर उससे कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने बाद आपका आना चाहिए टॉप के कुछ 10 स्पॉट्स। ठीक है? फिर कुछ 4-5 महीने बाद आपका आना चाहिए, अगर कंपेरेटिव अगर लेस कंपेरेटिव है तो उससे जल्दी टॉप के 5-6 स्पॉट्स में मेरी प्रोडक्ट नजर आए। तो आप उसका भी घेरा तंग करते जाते हैं। ये एक आपकी स्केलिंग है। डेफिनेटली एक कीवर्ड के ऊपर आप बेशक 25वें नंबर तक बैठे हुए हैं, उसका इम्पैक्ट, और आप 5वें नंबर पर बैठे हैं उसका इम्पैक्ट डिफरेंट है। दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो इस लिहाज से एक आपकी सोच जाती जाती है। दूसरे नंबर पर आप एक जो है ना वो लिस्ट मेंटेन करते हैं। ठीक है? इसमें आपका एक लिस्ट आ जाती है ऑफ एसेंस, इसका आ जाएगा जिसपे यू आर गेटिंग प्रॉफिटेबल सेल्स फ्रॉम, ये पीपीसी का वही हमारा आ जाएगा। फेज 3 इसको कह लें कि जिसमें हमने एसेंट टारगेटिंग कर रहे हैं, या ऑटो से जैसे फेज 3 साथ साथ ही चलता जाता है ना, ऑटो से जैसे जैसे अच्छे एसेंट मिलते जाएंगे। तो वो लिस्ट को हम देखते हैं वीकली बेसिस पे, ओवरऑल थोरली चेक करते हैं। अगर कोई किसी की लिस्टिंग के ऊपर कोई अच्छा या बुरा, लेट से कोई कंपैरेटर है उसने अपनी प्राइसिंग को बड़ा कंपैरेटिव कर दिया है या अपनी लिस्टिंग को बड़ा अच्छा ऑप्टिमाइज कर दिया है, तो वो आपका लॉस में तो नहीं जाने लग गया। ये आपने इसको एक वीकली बेसिस पे ड्रिल को चेक करना है, या लेट से बाई वीकली बेसिस पे भी कर लें, दैट्स फाइन। आपने इस चीज़ को चेक करना है कि वो मेरे लेट से मुझे अगर पहले ब्रेक इवन या प्रॉफिट में 50 एसेंस से सेल आ रही थी, अभी 50 से ही आ रही है, या उससे कम तो नहीं होगी, कम हो गई है, तो कहीं पे लीकेज हो रही है उसको रोकूं। और आइडियली कोशिश होना चाहिए कि इंक्रीमेंट आए। इंक्रीमेंट नहीं भी आ रहा तो एटलीस्ट एक मेंटेनेंस बड़ी ज़रूरी है। और गुलशन को वो नहीं ना करेंगे, ये काट छाट नहीं करेंगे उसकी, तो वो निकल आएंगे ना, झाड़ियाँ निकल आएंगी, काम खराब हो जाएगा। तो वही वाली चीज़ है कि आपने अपने एसेंस को एक मेंटेन करना है। इसी तरीके से लिस्ट ऑफ कंपेरेटर ब्रांड आ जाता है, ब्रांड नेम्स। ठीक है? यू आर गेटिंग प्रॉफिटेबल सेल्स फ्रॉम,
आप जो है ना वो इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हो कि क्या बन रहा है इसका, क्या नहीं बन रहा, काम खराब हो रहा है, कोई ब्रांड मेरा ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं हो रहा। इसकी लर्निंग का आपको ये फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है अगर कोई बंदा जिसके ऊपर आपकी वो सेल खराब होनी शुरू होगी ना, मतलब ही इज डूइंग समथिंग गुड, और ये तो बढ़ता जाएगा ना, 100 150 200, वो एक ट्रिगर बन जाता है। जब आप उस पर जाके देखते हो, आप देखते हो क्या इसने इंप्रूवमेंट किया है, आपको आप अप टू डेट रहते हो कि क्या नई चीजें आ रही है ना। वरना कभी कभार क्या होता है, लोग कहते हैं 6 महीने बाद अचानक पता चला जी हमारे सारे कंपेटिटर्स ने ही एक नई वेरिएशन, एक नया उसमें प्रोडक्ट छोटा सा ऐड कर दिया, वैल्यू ऐड कर दिया है, 5 की बजाय 6 का पैक कर दिया है। नजर रखनी चाहिए आपको ना। अच्छा, उसने जो भी चेंज किया है, डज इट हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हिज सेल्स? अगर है तो डेफिनेटली आपका वो एक इम्पैक्ट डाउन आएगा। जब इम्पैक्ट डाउन आएगा, आप स्टडी करेंगे, आप उसकी चेंज को अडॉप्ट कर लेंगे। तो एक ये चीज आ जाती है। अच्छा, चौथे नंबर पर जो है वो हमारा आ जाता है टैकोस। वैसे तो महीने की बेस पे भी ये हो जाती है चीज, लेकिन हम इसको वीकली या बाई वीकली बेसिस पे एक चीज कर लेते हैं। तो एक अच्छी लिस्टिंग में ये लेस देन, जिसका मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 10%, और आइडियली 5 to 6% पे ये रहना चाहिए। तो अगर वो ज्यादा है तो फिर आप चेक करते हो, अच्छा भाई कोई ऐसा कीवर्ड है जो मेरी जेब से पैसा लेके जा रहा है, आई नीड टू एडजस्ट दैट, काम ठीक नहीं चल रहा, इसकी चीज आ जाती है। और टेकोस के साथ ही आपका एक वो आ जाता है पीपीसी, ये भी इसके साथ मिलता जुलता है, टू ऑर्गेनिक ऑर्डर रेशो। ठीक है, तो आइडियली इट शुड बी 30-70, अगर पीपीसी स्टार्टिंग में है और ऑर्गेनिक बाद में है तो 30-70, अगर ऑर्गेनिक स्टार्ट में है तो डेफिनेटली 70 ऑर्गेनिक और 30 पीपीसी। ये जो चीज़ है वो बहुत मैटर करती है। मतलब यहाँ से ये आपका बेसिकली ग्रोथ की तरफ एलिमेंट आ जाता है। तो ये मोटा मोटा है, मोटी मोटी चीजें हैं। लोग ये भी करते हैं कि आपकी कंपैरेटर आपकी लिस्टिंग में गया और उसने कोई जो है वो ऐसा कीवर्ड यूज कर लिया जो कि बैन है। मतलब देयर इज अ डार्क साइड ऑफ लिस्टिंग एज वेल। हम उसमें डिफेंसिव मोड पे बस आपको बता देता हूँ ये चीज़ है। आप लोग भी एक्सपीरियंस करते रहे होंगे, हर बंदा एक दूसरे से कहानी शेयर करेगा, तो चाइनीज बड़े बड़े रंग गुल खिलवाते हैं ना, तो वो बेसिकली वो सारी ब्लैक चीजें चल रही होती हैं। तो उसमें ये है कि एक एहतियात के अपना कंटेंट भी कहीं सेव करके रखें। और अगर कहीं एकदम से आपकी लिस्टिंग में कोई मसला आए, रैंक गिरे या लिस्टिंग सस्पेंड हो, तो वो जो कंटेंट लिखा होता है उसको जो आपने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, उनको आपस में क्रॉस मैच कर ले। टूल्स मिल जाते हैं ऑनलाइन जहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं ना, तो अंदाजा हो जाता है कि किसी ने मेरे कंटेंट में आके छेड़छाड़ तो नहीं की। ये एक आपके पास पड़ा होना चाहिए, लेकिन जब बिगाड़ आए और आपको कहीं समझ ना आ रही हो। बाकी जितने भी चीज़ों के हल हैं कि भाई मेरी प्रोडक्ट क्यों डी रैंक हुई, एवरीथिंग इज हिडन इन दिस थिंग। अभी तक हमें इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि जो भी चीज़ का इशू आता है कि भाई इससे बाहर जाके देखेंगे मसला हल होगा, हर चीज़ के अंदर ही है। तो ये टोटल है जो एक देख रहे होते हैं रनिंग प्रोडक्ट के ऊपर, कि ये तो यार बिल्कुल लाल लाल हो गया है, उफ, ये तो काम खराब है। रनिंग प्रोडक्ट के ऊपर ये चीज़ है जो एक हम देख रहे होते हैं कि कैसे चीज़ें चल रही हैं और क्या मामला आ रहा है। दैट्स ऑल तकरीबन। हाँ, एंड हो गया। अब इसमें जो है ना आप देख लें कि आप लोगों को अब आके बताएं कि क्या क्या चीज़ों की समझ नहीं आई। उसके ऊपर एक शॉर्ट अभी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं और इसको इंशाल्लाह 10:30 तक रैप अप कर देते हैं। सारा जो है उसका कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम और टोटल, मतलब टोटल जो मास्टर कीवर्ड लिस्ट है और उसमें से आप कितना चंक उठा रहे हो। मास्टर कीवर्ड लिस्ट के मुताबिक जो टोटल सर्च वॉल्यूम है वो 1 लाख का बनता है। मेरा सर्च वॉल्यूम है जिसके ऊपर मैं टॉप 10 में या टॉप 20 में रैंक हूँ, डेट इज 50,000 60,000। तो मतलब मैंने भी 60% सर्च वॉल्यूम कैप्चर किया ना, आई नीड टू डू इट 100%। तो फिर मैं बाकी कीवर्ड्स का एनालिसिस करके उस पर जाता हूँ। कॉपीराइट की ना तलाल भी वो आती है, मैं साइट शेयर कर दूंगा। $60 लगते हैं और शायद 3 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है। तो आप कंटेंट और इमेजेस कॉपीराइट करवा सकते हैं। और अगर कोई कंपैरेटर फिर आपको तंग करे तो आप अमेजोन को वो प्रूफ सबमिट करवा सकते हैं। यूएसए का मुझे है आइडिया, तो वो मैं ग्रुप में पोस्ट डाल दूंगा कि क्या उसका, मैं एक एसओपी का डॉक्यूमेंट है वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है।
Google have track of every high domain authority website. G. Let's say I choose a high domain authority website for my ad. Is there any chance Google does not consider it an high domain authority website? Should we go for multiple? नहीं नहीं, आप ऐड के लिए चूज ना करेंगे। देखिए, जब आप ऐड के लिए चूज करेंगे तो अमेजोन को आइडिया हो जाएगा कि ये ऐड के थ्रू काम आया ना। ठीक है, कि ये अमेजोन ऐड और ऐड के बगैर वाले रेफरल के अंदर डिफरेंस कर सकता है। आपको चाहिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक, और उस ऑर्गेनिक ट्रैफिक का सोर्स होना चाहिए हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट। तो उसका एक ही हल है कि आप उस वेबसाइट के ऊपर अपना लिंक ऐड करवाते हो या बैनर लगवाते हो उनसे। ऐड वाला नहीं, गूगल ऐड वाला बैनर नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूँ बैनर जो कि वो वेबसाइट वाले खुद लगाते हैं। गूगल ऐड वाला बैनर नहीं कह रहा मैं। तो उससे आता है, और अगर आप मल्टीपल कर लें तो वो अच्छी बात है, मल्टीपल वेबसाइट के थ्रू कर लें। प्रॉफिट का डेली देख लेते हैं, हमें पता होता है कि सिंपल लेट से प्रोडक्ट का वो ब्रेक इवन प्राइस क्या है ना। ब्रेक इवन से मुराद अमेजोन की एफबीए फी, अमेजोन की कमीशन, अपनी लैंडिंग कॉस्ट, इसको निकाल के क्या मार्जिन बचता है। लेट से $4 या $5 है, उसमें से रिटर्न को एक्सक्लूड कर लेते हैं और पीपीसी की कॉस्ट को एक्सक्लूड कर लेते हैं, तो वो हमारा पीएल निकल आता है। तो हम तो उसको डेली बेसिस पे चेक कर लेते हैं, पैसा बन रहा नहीं बन रहा, पैसा बन रहा नहीं बन रहा। सारी लड़ाई तो इन द एंड पैसे की है ना, तो वो टिका के बैठे होते हैं। मंथली का सिंपल सम कर लेते हैं। जी, एक्सेल पे मैंने भी कभी काम नहीं किया था। मेरा भी एक्सेल का यही हाल था कि मुझे अगर कोई कहता था ये चार वैल्यूज को जमा कर दो, तो मैं कैलकुलेटर निकाल के उनको ऐड करना शुरू कर देता था। लेकिन हल ढूंढते ढूंढते इस तरफ आए हैं जो आपको शेयर करें हैं। और ये जो मुझे एक चीज अच्छी लगती है ना, वो ये है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको सिखाने के लिए मैंने कहीं से बना ली ना। ये वो चीज है जो हम ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं। डी रैंक होने वाली चीजों का हल इसी जो आपको कंटेंट शेयर किया है इसी से ही निकाल रहे हैं। इसी टेम्पलेट के ऊपर डाटा रिकॉर्ड होता है, उसी से ही हल निकल रहा है। तो दिस इज समथिंग विच इज बीइंग implemented already or which is providing results already. You just need to copy paste that, वो चीज़ है। हाउ यूनिट सेशन परसेंटेज कैन बी ग्रेटर देन 100? जी जी, मतलब एक ऑर्डर में एक से ज़्यादा यूनिट्स को बंदा परचेज कर रहा है तो आपकी यूनिट सेशन परसेंटेज 100 से ऊपर चली जाएगी। मतलब इस प्रोडक्ट में बहुत कॉमन है कि लोग इकट्ठे 10-10 20-20 30-30 यूनिट्स ले रहे हैं। ऐसी भी हमारे पास प्रोडक्ट है जिसपे ऑर्डर 50 आते हैं, यूनिट 180 बिके होते हैं, और रिटर्न वगैरह नहीं होती। ऑर्डर 40 आए हैं, यूनिट 200 बिक गए हैं। ये जो प्रोडक्ट है इसमें भी मामूल है कि एक बंदा 30-30 40-40 यूनिट खरीद लेता है ना, तो उस चक्कर में जब आपका वो ज्यादा चली जा रही है चीज, तो वो उसका आ जाता है यूनिट सेशन परसेंटेज। यूनिट्स कितने बिक रहे हैं और सेशन इसकी परसेंटेज। प्लीज एक्सप्लेन द शीट दैट वी सी जस्ट नाउ, आई बिलीव देयर आर फ्यू कॉलम्स। नहीं, आई गेस सारे हो गए हैं एक्सप्लेन। अगर कोई कॉलम है तो मुझे बता दें, मैं कर देता हूँ। हर चीज़ उसमें कर दी एक्सप्लेन मैंने। मंथली प्रॉफिट लॉस और डेली प्रॉफिट लॉस का ये होता है कि महीने बाद जाके जो पता चले कि भाई काम खराब हो गया। हम तो डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं कि अच्छा क्या वो ग्रैनुलैरिटी लेवल है ना, कि मैं किस लेवल तक जाऊं कि मैं अपने डैमेज को मिनिमाइज कर सकता हूँ। तो हम तो खास तौर पे जब अब जो प्रोडक्ट क्रिटिकल स्टेज में चल रही होती है उस पर तो डेली बेसिस पे देखा जा रहा होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि आप पीपीसी के साथ जो खेल रहे हो, तो वो इन द एंड उसके प्रॉफिट लॉस में जा रही है, स्पेंड ज़्यादा हो गया लॉस में आ गई चीज़। उसको डेली बेसिस पे हम ट्रैक करते हैं, हमें नजर आता है यार डेली बेसिस पे पैसा बन रहा नहीं बन रहा। आपने मंथली बेसिस पे जाना, डेट्स फाइन। लेकिन दिस इज समथिंग जो कि बजाय इसके कि महीने के एंड में पता चले अच्छा 1500 का लॉस हो गया इस महीने, इफ यू आर फाइन विद दैट गो फॉर दैट। हमारा ये होता है क्योंकि एजेंसी काइंड ऑफ जवाब दिया क्लाइंट को, तो हम अपनी तरफ से डैमेज को मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। Question is just for learning purpose. Now we will optimize our listing if needed because we have PPC and we know we will do aggressive bid to rank our product. Suppose if we don't have PPC and Amazon algorithm will de-rank us every time we change our content, then is this good practice to optimize our listing? Because then we will not have any option for PPC. We have other option like influencer marketing, VBRO, guest posting, but they are really expensive and our product security is on stake every time when we hire proxy marketer and we need excessive amount of budget after optimization changes again and again.
अच्छा, पहली तो बात मैं ज़हन ये अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपकी पूरी प्रोडक्ट के ऊपर ही पीपीसी चलाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है ना? अगर तो ऐसा केस है कि आप कहते हो कि बाकी पीपीसी चला रहे हैं और हम नहीं चला रहे, तो फिर कोई हल नहीं है, आप उनको कम्पीट कभी नहीं कर पाओगे, यू नीड टू रन द पीपीसी। अच्छा, दूसरा केस सिनेरियो, आप कहते हो मेरी प्रोडक्ट में पीपीसी अलाउ ही नहीं है, बात साइड पे होगी। तब भी अगर अमेज़न आपको डी रैंक कर रहा है, तो सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन है कि आपकी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, वो उस केस में जो आप बात कर रहे हो कि मेरे पास दूसरी ऑप्शन रह जाती है गिव अवेज और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फलां, उसमें चीज़ ये आती है कि फ़ायदा नहीं है अगर अमेज़न आपको बार-बार डी रैंक कर रहा है। अच्छा, 2 बातें हैं, एक आपने चेंज की डी रैंक करा, उस पे मैं बाद में आता हूँ। एक दूसरी बात है आपने कुछ चेंज नहीं किया, खुद ही अमेज़न डी रैंक कर रहा है। अगर खुद ही अमेज़न डी रैंक कर रहा है, मतलब आपकी लिस्ट ऑर्गेनिकली इस हालत में नहीं है या इस काबिल नहीं है कि वो टॉप के ऊपर सस्टेन कर सके। तो यू नीड टू डू द चेंजेस, यू नीड टू ट्रैक दोज़ चेंजेस बाय पेज व्यूज, या पेज व्यू तो चलो रैंकिंग का इम्पैक्ट आ जाता है, सेशन टू पेज व्यू परसेंटेज और यूनिट सेशन परसेंटेज। इफ these two KPIs give you positive response, फिर you need to do the efforts to re-rank it ताकि टिके। तब भी नहीं आता तो तब आप फिर मजीद इंप्रूवमेंट करें, उसका आपको टेस्टिमोनियल मिले यूनिट सेशन परसेंटेज से, फिर रैंकिंग की एफर्ट करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप कहते हैं कि जब भी मैं अपना कंटेंट चेंज करता हूँ, तो तब आके मुझे डी रैंक करता है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कंटेंट हमेशा चेंज करें तो मेक श्योर करें कि आप कोई ऐसा कंटेंट के अंदर ये ना कर रहे हो कि यार ये एक मेन कीवर्ड है या मिड टेल कीवर्ड है या एक कीवर्ड है इसके अंदर, और आप उसकी जिसका एक टेंजिबल अच्छा सर्च वॉल्यूम है, आप उसको जो है ना वो हटा रहे हैं, दाएं बाएं घुमा रहे हैं। तब आप करेंगे तो वो थोड़ा-सा झटका लगेगा। आप सोशल प्रोमो कूपन कह रहा हूँ, डिजिटल कूपन चला लें, स्ट्राइक थ्रू प्राइस लगा लें, वो चीज़ कंपनसेट हो जाती है। लेकिन कभी ऐसा ना करें कि एक कीवर्ड के एक्सपेंस के ऊपर दूसरे कीवर्ड को ऐड करें। दैट कीवर्ड शुड स्टे देयर, जो कि ऑलरेडी उस जगह पर इंडेक्स है, रैंक है, और उसके एडिशन में दूसरी चीज़ ऐड करें। या अगर आप किसी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो जिसको लेके आ रहे हैं दैट शुड हैव मोर वेटेज देन जिसको निकाल रहे हैं। तो ये 2-3 चेंजेस ज़रूरी हैं। हाँ, इसके बाद आपका थोड़ी देर के लिए रैंक खिलेगा। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आप अ, उसको थोड़ा-सा स्ट्राइक थ्रू 1-2 गिवअवेज़, ज़्यादा नहीं, मल्टीपल नहीं, 1-2 गिवअवेज़, थोड़ा-सा स्ट्राइक थ्रू, और तीसरे नंबर पर एक डिजिटल कूपन, ये चीज़ें लगा के ही टॉप पर ले आएँ। जब यूनिट्स ज़्यादा बिक रहे हो ना, यूनिट्स ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब हैबिट है, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें मामूल है कि लोग एक ऑर्डर में ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं, 10, 20, 15। जिस तरह आपको बताया ना, हमारी एक प्रोडक्ट है, उसमें अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है, 40 ऑर्डर थे, 180 यूनिट बिके हुए थे। तो उस केस में ये होता है। विच यूआरएल टू प्रोवाइड, कोई भी कर दें आप, कीवर्ड वाला कर दें तो वो उस कीवर्ड की रैंकिंग पे इम्पैक्ट डालेगा। आप वैसे लिस्टिंग पे कर दें तो जो आपने अच्छी डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स को देना है, तो वो बीएसआर इंप्रूव करेगा, तो ओवरऑल रैंकिंग बढ़ जाएगी। तो आइडियली आप जो सुपर यूआरएल है वही डाल दें अगर आपने कीवर्ड रैंक करवाने हैं। अगर कीवर्ड्स रैंक हैं, तो सिर्फ लिस्टिंग का भी दे दें, वो जो बीएसआर का इम्पैक्ट पड़ेगा वो उल्टा कीवर्ड की रैंकिंग पे इम्पैक्ट ले जाएगा। यू टोल्ड मी लास्ट लेक्चर टू शेयर विद यू। अच्छा, आप खलील कर दें, मैसेज कर दें, मैं देख के रिस्पॉन्ड कर दूंगा। For tracking BSR, should we target at specific time of the day because it changes abruptly in whole day? हाँ जी, आपने इवन दिन के किसी भी टाइम पे ट्रैक करना, आप कीपा पे जाके जो सर्टेन टाइम पीरियड पे जो भी उसका पीक टाइम है, उसकी बीएसआर को तहाँ से कॉपी कर लें। आप लिस्टिंग की डिटेल्स है ना उठाएं, कीपा से उठा लें, तो वो आपका पर्पस सर्व हो जाएगा बीएसआर ट्रैकिंग का। रेटिंग इम्पैक्ट करती है पीपीसी के ऊपर, जब तक रेटिंग इम्प्रूव ना हो पीपीसी के साथ कुछ ना करें, पीपीसी को अग्रेसिव ना जाएं। पीपीसी की बिड उतनी कर दें कि ठीक है, जितने भी मुझे क्लिक्स आके सेल आए, लॉस में ना जाए, जब तक रेटिंग बहुत पुअर है। तो रिव्यू वेलोसिटी बूस्ट करने के एक तो तरीका है रिक्वेस्ट रिव्यू। दूसरे नंबर पर फिर तरीका आता है कि आप क्यूआर कोड ऐड करें अपने प्रोडक्ट में इंस्ट्रक्शन मैनुअल की जगह ना, ठीक है।
क्यूआर कोड ऐड करें अपनी प्रोडक्ट में आपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ, और उधर जो है वो फिर आप उनको वैल्यू ऑफर करें। लेट्स से आप कहें जी ये मेरी प्रोडक्ट को यूज़ करने की वीडियो है, ये मेरी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए पीडीएफ की बुक है, ये एक कम्युनिटी की एक्सेस है जहाँ पर आपको लाइक माइंडेड पीपल पढ़ेंगे मिलेंगे, एंड यू नीड टू मेक दैट एफर्ट कि आप वो वीडियो वो कंटेंट वो चीज़ बनाएं। लेकिन उस पर साइन अप करने से पहले आपको अपना मेल देना पड़ेगा, या आपके पास ऑप्शन है कि आप हमें मतलब ये चीज़ ले लें और मेल करें। मैं दूसरी तरफ नहीं आपको लेके जाना चाहूँगा, वो काइंड ऑफ ग्रे एरिया में आ जाता है। तो सिंपली आप अपना मेल दें, फिर आप उनको एक रिमाइंडर देते हैं रिक्वेस्ट रिव्यू का कि फ्यू 15 दिन बाद, फिर एक 30 दिन बाद, तो वो लाइकलीहुड बढ़ जाता है मेल आने का, और एक आपकी कम्युनिटी भी बन जाती है। मतलब आप वैल्यू सिंपल आप ये भी कर सकते हैं, वो फीडबैक भी इसके थ्रू करते हैं, लेकिन जब आप वैल्यू ऑफर करते हैं तो बायर गेट अ पर्सनल अटैचमेंट, और आप ये कहते हैं कि आपको प्रोडक्ट यूज करते वक्त कोई भी मसला है यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस मेल आईडी। ये दो हरकतें जो हैं वो एक पर्सनल टच डेवलप करती हैं ब्रांड के साथ, ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपको रिव्यू उस बंदे का वो रिव्यू मिलेगा। तो ये इंतहाई हलाल दूध से धुला हुआ तरीका है ये वाला। A product is launched in June 2020. Listing is dead with no sale. Price is $50. Comparative niche. Budget is 2000. What should be the strategy to rank and sustain the product? बजट बढ़ाएं, यही स्ट्रेटजी है आपकी। 2000 के अंदर $50 की प्रोडक्ट का क्या करेंगे आप? बाकी इस पे स्ट्रेटजी नहीं बता पाऊंगा। स्ट्रेटजीज वही हैं जो शेयर की हैं। देखना पड़ेगा वेयर इज द गैप ऑन द लिस्टिंग। ठीक है, स्ट्रेटजी जो है ना वो सिंपल नरेशन के ऊपर नहीं बनती, जो बनाते हैं वो गलत है। अच्छा, अगर मैंने स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी बतानी है तो वो मैं शेयर कर चुका हूँ आपके साथ लास्ट सेशंस में। हाँ, अगर कस्टमाइज स्ट्रेटजी बनानी है देन आई नीड मोर डाटा पॉइंट्स। कहाँ गैप है, क्यों डेड हुई, क्या फेलियर है, ऑप्टिमाइजेशन कैसी है। मुझे 2000 को ऑप्टिमाइजेशन पे लगाना है, पीपीसी पे लगाना है, पीपीसी में किस की टाइप ऑफ कीवर्ड के ऊपर लगाना है, लगाना भी है कि नहीं, वायबिलिटी है या नहीं, कीवर्ड बर्दाश्त कर लेगा, सजेस्टेड बिड क्या पड़ रही है। आई नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स बिफोर मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूं। इस तरीके से आपको एक जनरल स्ट्रेटजी पता चल सकती है कि भाई 0 डे पे ये करें, 5 डेज पे ये करें, 7 डेज पे ये करें, उसके 14 डेज बाद ये कर लें, कैंपेन ऐसे बनाएं, फ्लां ऐसे करें, तो वो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। वट फैक्टर्स वी विल कंसिडर वाइल कैलकुलेटिंग ROI। अच्छा, ROI के बजाय जो अमेजोन में ज़्यादा अच्छा वो एलिमेंट यूज़ होता है वो होता है ROII, रिटर्न ऑन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मेरी लैंडिंग कॉस्ट है $5 की, तो क्या मेरा प्रॉफिट $5 से ऊपर है? सादा से इसका कुलिया है कि अगर आप क्विक ROI चाहते हैं तो योर प्रॉफिट शुड बी हायर देन योर लैंडिंग कॉस्ट, आइडियली 150%। मतलब अगर मेरे $2.5 लग रहे हैं तो मुझे ये आप कह रहे हैं मेरे $60.5 लग रहे हैं, तो मुझे $10 आते हो ना। ठीक है, 10, 11, 12 मतलब 150% ऊपर आता हो, या $5 लग रहे हैं तो मुझे $7.5 आता हो, उस केस में आपका ROI जल्दी रिकवर हो जाता है। हाई HDA है, एच डी नहीं होता, इसको HDA आप लोगों ने बना लिया। HDA नहीं होता, वो DA होता है, डोमेन अथॉरिटी, और उसका KPI हाई होता है। If a product is not daily frequently used product and being sold single unit usually, then unit session percentage would rarely cross 100%. So in such case, हाँ हाँ, ये 100% को स्टैंडर्ड ना समझे, दिस इज एक्सेप्शन। ये 100% तो एक ये मैंने एक्चुअल डाटा पिक किया अपनी प्रोडक्ट का, तो इसको स्टैंडर्ड ना समझे, दिस इज वेरी वेरी एक्सेप्शनल। बहुत वेल ऑप्टिमाइज लिस्टिंग है जिसमें हर 2 से 3 क्लिक पे हमें एक ऑर्डर मिलता है, मेजोरिटी 2 क्लिक के बाद, और उसमें फिर एक बंदा एक ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीदता है। तो उसको ना आप स्टैंडर्ड लें। आपका जो हमारा, मैं ये नहीं कभी कह पाऊंगा कि व्हाट इज अ गुड यूनिट सेटिस्फेक्शन परसेंटेज। यू नीड टू बी कंपैरेटिवली गुड देन योर कंपैरेटर्स। मैं अगर कह दूं 12 है, आपके कंपैरेटर की यूनिट सेशन परसेंटेज 14 पर हुई, 15 पे हुई, बात खत्म। मैं कह दूं 36 है, उनकी 40 पे हुई, तो बात खत्म। इसका स्टैंडर्ड ये है कि आप इजीली टिकेंगे उस पोजीशन के ऊपर। यू वॉन्ट नीड टू डू एफर्ट्स टू सस्टेन ऑन दैट पोजीशन, और आप ना सिर्फ टिकेंगे, अगर आपका यूनिट सेशन परसेंटेज कंपैरेटिवली बेहतर है तो जो दूसरा इंडिकेटर है आपका पीपीसी का सीपीसी कम होता जाएगा। तो ये तो पैरामीटर बताएंगे कि आपकी लिस्टिंग को पसंद किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। दिस इज द ओनली थिंग, आपको कंपैरेटिवली गुड होना है।
आपको परसेंटाइल में पास होना है, वो जो जीपीए वाले बच्चे नहीं होते, हमारा तो वो मेडिकल के एग्जाम जीपीए वाले होते नहीं ना थे, तो जीपीए वाली आपकी लड़ाई है, आपको यू नीड टू बी कंपैरेटिवली गुड। इसी तरह ही है। Changing title and bullet points again and for keyword indexing and ranking, would it affect our canonical or is the right strategy changing title? नहीं, canonical जो है ना वो पहले 5 पिक करता है, और हम पहले 5 तो वैसे ही कंसिस्टेंट रखते हैं टाइटल के, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं आता। और बुलेट पॉइंट और टाइटल को ये ना हो कि आप हर तीसरे दिन चेंज कर रहे हो, फर्स्ट हाफ कंसिस्टेंट रहता है, सेकेंड हाफ में अगर तो कम कीवर्ड्स हैं तो जो दी बेस्ट प्रेजेंटेशन होती है हम उन्हीं को ही पकड़ते हैं, उन्हीं को ही डालते हैं, वो मतलब मिड टेल की ना, वो मिड टेल को बूस्ट मिलता है, उसके ऊपर हम रैंक कर जाते हैं, फिर वो अपने एक फ्रेज मैच वाले कीवर्ड्स के ऊपर भी क्रेडिट में इम्पैक्ट डालना शुरू कर देते हैं, उनकी भी रैंकिंग बढ़ती शुरू हो जाती है उनको। लेट्स से मैंने डाला टाइटल के अंदर फर्स्ट हाफ में मेन कीवर्ड, सेकंड हाफ में मैंने डाल दिया दी मिड टेल के दी बेस्ट कीवर्ड्स ना, उसके बाद फिर मैं बाकी कीवर्ड्स को बुलेट पॉइंट में डालूंगा। मैं चेंजेस तभी करूंगा जब बुलेट पॉइंट के अंदर रह के भी कोई कीवर्ड स्टक कर गया और बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और वो कीवर्ड बड़ा क्रूशियल है या बड़ा अच्छा इम्पैक्टफुल है, ठीक है, और उस केस में फिर मैं उसको टाइटल में जगह दे रहा हूँ ताकि मुझे उस पर बूस्ट मिल सके, अदरवाइज नो, अगर मैं इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं करूंगा। और जैसे मेरी लिस्टिंग मेजोरिटी कीवर्ड्स पे रैंक होकर स्टेबल बैठती है, फिर मुझे पसंद नहीं है कि मैं अपना टाइटल छेड़ूं, क्योंकि वो मुझे मज़ा नहीं आएगा कि मैं हर 3-4 दिन के लिए डी रैंक होके बैठूं फिर ऊपर आऊं। आई वुड लव टू स्टे देयर, आहिस्ता आहिस्ता बाकी कीवर्ड रैंक हो जाएंगे, मसला नहीं है। ROII होता है रिटर्न ऑन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मेरी इन्वेंट्री का 1 यूनिट मुझे लैंडिंग कॉस्ट पड़ी है $5, जो मेरा प्रॉफिट है वो उस $5 का बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो 200% है तो मेरा इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकवर होगी, वो 150% है तो थोड़ा उससे नीचे 100% है तो ठीक है, अगर वो 70% है तो मेरी इन्वेस्टमेंट रिकवरी का टाइमिंग प्रोलॉन्ग कर जाएगा, जितना ये नंबर ज़्यादा होगा उतना मेरा इन्वेस्टमेंट रिकवरी का टाइम पीरियड शॉर्ट होता जाएगा। तो जिनका ROI 150% या उससे ऊपर होता है वो और प्रोडक्ट कंपेरेटिव नहीं है, आपने स्टॉक शीट के मुताबिक की है, आप विद इन 3-4 मंथ्स अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकते हैं। जी, यूनिट सेशन परसेंटेज काइंड ऑफ ओवरऑल कन्वर्जन आपकी लिस्टिंग की। कैन वी ऐड आवर पर्सनल ईमेल? नहीं, पर्सनल ईमेल इज नॉट गुड, आप अपनी कंपनी का ईमेल डाल सकते हैं, support@abcbrand.com। like if we add there, if you have issues during our product using our product then reach us on below। जी जी, आप सपोर्ट ईमेल डाल सकते हैं, वो उसमें वो अगेंस्ट पॉलिसीज नहीं है। कैन वी ऐड दिस टाइप ऑफ सेंटेंस? हाँ, नहीं मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। In order to avoid negative reviews, would it be okay if we ask the customer to contact us via? जी जी, वही चीज़ आ गई कि आप हमें कांटेक्ट करें तो उससे नेगेटिव रिव्यूज़ के चांसेस कम हैं, पॉजिटिव के चांसेस ज़्यादा, इंटरेक्शन के चांसेस ज़्यादा, आप नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के चांसेस ज़्यादा, वैल्यू और रिव्यू छोड़ने के चांसेस ज़्यादा है। आपकी ब्रांडिंग हो जाती है, दिस इज़ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होती है? अपने बायर्स को समझना, वो आप उनसे इंटरेक्शन करते हैं, दे कैन सजेस्ट यू समथिंग विद विच यू कैन कम अप विद द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट, यू विल स्टे इन टच विद योर बायर्स, तो उससे एक ब्रांडिंग आ जाती है, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ जाएगी, तो ये एक कनेक्टिविटी है, बड़ी अच्छी रह सकती है। ब्रांड बिल्डिंग ये है बेसिकली, वो नहीं है कि मैं 20-30 बंदे इकट्ठे करके कर लूँ, वो ये ब्रांड बिल्डिंग है। हाउ मैनी पीपल वर्क ऑन अ सिंगल शीट, एवरीवन गेट्स द चाइल्ड एक्सेस? पर्सनल बातें ना पूछें, वैसे एक पे एक ही चल रहा होता है, ज़्यादा नहीं। और ये दूसरा मैं घुस जाता हूँ, तीसरा ये कि हमारी जो टेक्निकल ऑडिट टीम है वो उनके बंदे आ जाते हैं। हाउ टू एस्टिमेट पे बैक पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट? नहीं, आप एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि वो अक्सर करेक्ट नहीं बैठता। पहले पहले आपका पैसा लगता है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के बाद आता है ब्रेक इवन के आपका पैसा नहीं लग रहा, फिर उसके बाद आना शुरू होता है प्रॉफिट, लेकिन वो प्रॉफिट कागजों में आता है, आपके पास नहीं आता, क्योंकि वो सारा प्रॉफिट स्केलिंग के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है। मुझे 2,000 की बजाय 4,000 यूनिट इन्वेंट्री चाहिए, 4,000 की बजाय 6,000 यूनिट इन्वेंट्री चाहिए, अब मैं दूसरी मार्केट प्लेस में जा रहा हूँ, अभी ये सीजन आ रहा है या चाइनीज न्यू ईयर आ रहा है, मुझे 4 महीने की इन्वेंट्री चाहिए,
उसके अंदर आपका पैसा चला जाता है, उसके बाद स्टेबिलिटी आती है, देन यू कैन गेट द इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ इट। फिर आपने इन्वेस्टमेंट रिकवर करनी है, उस इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के बाद प्रॉफिट की शक्ल नजर आती है। वैसे तो डे वन से बन रहा होता है, लेकिन वो प्रॉफिट प्रॉफिट तो नहीं ना है। वो तो तब है असल प्रॉफिट तो तब आएगा जब मेरी बेस या प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट निकल आई है वापस और अब मैं कमा रहा हूँ ना। तो इसमें एस्टिमेशन नहीं ठीक बैठती, काफी वेरिएबल्स हैं, काफी ज्यादा वेरिएबल्स हैं। आखिरी सेशन जो है वो एक क्लाइंट एक्विजिशन के ऊपर होगा, और जो कमिंग फ्राइडे है उसके ऊपर थोड़ी गपशप लगेगी बस। मेरा तो गपशप लगाने का दिन है। सर आप पहले जो है ना मुझे इसमें रिजल्ट निकाल के दें शहीद भाई। आप पहले मुझे इसमें रिजल्ट निकाल के दें, पहले यहाँ तक तो आए कि पता चले कि हाँ भाई एज ए इंडिविजुअल आपने धूम 4 लॉन्च कर दिया खुद, अच्छा चल रहा है। उसके बाद उस तरफ आइएगा, और पहले कोई बंदों को ठीक तरीके से वो अमेजोन की मैनेजमेंट तो आने दें। देखिए एजेंसी इटसेल्फ एक लर्निंग कर्व है। हाँ मैंने लास्ट ईयर अमेजोन से ज्यादा एजेंसी का सीखा है हाउ टू रन एन एजेंसी, या हाउ टू रन एनी बिजनेस इन विच सर्विस इज इन्वॉल्व या पीपल मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व, मैंने ये ज्यादा चीज सीखी है। ठीक है, तो वो एक पूरा लर्निंग कर्व है, ना काम करेंगे ना काज करेंगे, आप दुश्मन अनाज के रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। हाँ वो दैट स्किल इज सेपरेट, तो पहले ये तो चीज कर लें। यार फिजिकल मीटअप मैंने करना था, अब कोविड ने पता नहीं हालात ही बड़े टाइट कर दिए हैं। मेरा था प्लान कि कहीं पब्लिक प्लेस में मिल लेते हैं, तो आजकल तो सुनने में आ रहा है कि बंद है जगह, ये है वो है, लाहौर में भी। वरना करना है मीटअप अरेंज करना है मैंने, फिजिकली मिलते हैं पंजाब वाले सारे इकट्ठे होके, जो आना चाहे हफ्ता पहले अनाउंस कर देंगे, शौक से आ जाए मिल लें। कराची मेरा खुद प्लान है, पता नहीं अब क्या कोविड की सिचुएशन है, जैसी स्टेबिलिटी मिलती है तो वो सिंध के बंदों को उधर मिल लेंगे। हाइडिंग जो है वो यार मैं करता हूँ अभी डिज़ाइन, अच्छा ये मैं इसको बंद कर देता